बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब, नया हफ्ता है और नए शो के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका वीकेंड जो है वो बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही बेहतरीन गुजरा होगा। आप हमें बता भी सकते हैं कि दोस्तों के संग गुजरा, अजीज़ों के साथ गुजरा या फिर तन्हा गुजरा। वाह वाह वाह, मैं हूँ जानना चाहते हैं। उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी। मैं हूँ माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। और जैसे कि उज़ैर ने भी कहा कि आज मंडे है, तो मंडे जो होता है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करना चाहिए। सारी नेगेटिव वाइब्स को दूर करके दिन का आगाज़ करते हैं, वीक का आगाज़ करते हैं खुश होकर, और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी अच्छे जज्बों के साथ हम भी, ताकि ये सारे जज्बे जो हैं पॉजिटिव जज्बे आपकी तरफ भी ट्रांसफ़र हो सकें। और आप जानते ही हैं कि शो में बहुत कुछ होने वाले हैं। मुल्क की सियासत से लेकर आलमी मंजरनामे तक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि खित्ते के हालात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं। सेहत के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, सोशल इश्यूज़ पर भी रोशनी डालेंगे, और स्टार्स को कैसे हम भूल सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि सितारे आज के वीक के क्या कहते हैं। धुंध बढ़ रही है, हद निगाह कम हो गई है और मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। मेरे स्वेटर से तालीमी इदारों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है और इस बार छुट्टियाँ भी तवील हैं जनाब। पहले सर्दी की छुट्टियाँ 8 या 10 दिन के लिए हुआ करती थी। हम मतलब हमें जाना पड़ता था। इधर देखें, कभी कोविड आ गया, कभी कुछ चले। तो जनाब 12 जनवरी को दोबारा से स्कूल जो है वो खुल जाएंगे। तो बच्चे जो है वो प्लान कर रहे होंगे, पेरेंट्स भी प्लान कर रहे होंगे कि जनाब इनके लिए क्या एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान की जाए। अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुत प्लानिंग कर मंजरनामे का देखें जरा क्या चल रहा है। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जी बात कर लेते हैं एहतसाब की, जो अब एक बार फिर मुल्क की सियासत का जी मरकजी उन्वान बन चुका है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की सज़ा के बाद तहरीक इंसाफ खास तौर पर बानी पीटीआई की मुश्किलात में मज़ीद इजाफे के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हुकूमती वज़रा खुलकर ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि अब 9 मई के वाक़यात में कोई भी मुजरिम बच नहीं पाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि 9 मई केसेस में फैज़ हमीद वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो वो पूरी कहानी कौम के सामने रख सकते हैं। उनका कहना है कि पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल सबके सामने है और अब दीगर इदारों को भी अपने अंदर एहतसाब करना होगा। और वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने दावा किया है कि जी फैज़ हमीद बानी पीटीआई के लिए प्लानिंग करता था। दोनों एक पेज पर थे और बानी पीटीआई के हर बड़े जुर्म में फैज़ हमीद का किरदार शामिल था। उनके मुताबिक जो भी इस मामले में शरीक जुर्म रहा कानून के कटहरे में आएगा। जबकि उधर सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी और साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ ने फैज़ हमीद से भरपूर फ़ायदा उठाया और फैज़ हमीद ने फैज़याब होने वालों के लिए अब कोई रियायत जो है हम नहीं छोड़ेंगे, उनका ये कहना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ऐसे में दावा किया कि साजिशी अनासिर आज भी बानी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि फैज़ हमीद शवाहिद के साथ बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासिर का एहतसाब जारी रहेगा और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मामलात फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और बानी पीटीआई की मर्जी से चल रहे थे। और राना सनाउल्लाह ने एक मुलाकात का हवाला दिया और उन्होंने बताया कि जी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक डीजी ISI फैज़ हमीद से कहा राना बहुत मोटा हो गया है, उससे दोबारा स्मार्ट बनाओ। इस पर राना सनाउल्लाह ने मज़ीद क्या कहा है ये पहले आइए सुन लेते हैं। इस तरह की बातें करने की बड़ी आदत थी, तो मुझे कहने लगे राणा साहब बड़े तुसी सेहतमंद हो गए हो, मोटे ताज़े हो गए हो, जो जेल च सी बड़े स्मार्ट सी। तो फैज़ कोई ना राणा साहब नूं को दोबारा स्मार्ट करो। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा कि बाजवा साहब तुसी जड़ा मेरे थे मुकदमा बनाया है ना, उस मुकदमे का हिसाब मेरे अल्लाह ने इसे दुनिया दे विच जड़ा है ना वो करना है, और तुहाडे और मेरे दरम्यान मैं कहा ये हिसाब जड़ा ना ये अल्लाह करेगा तो इसे दुनिया च करेगा। कहने लगे मैं नहीं बनाया, मैं नहीं बनाया। मैं कहा नहीं तू ही बनाया। कहते नहीं नहीं वो लोग आर्डर्स लै रहे होंगे ने, कोई इस पासों को उस पासों। मैं कहा नहीं, आर्मी का सर्विंग ऑफिसर जड़ा है वो अदारे का सरबराह होवे और वो झूठा मुकदमा बनावे तो अगले दिन मैं खुदा कोर्ट मार्शल हो सकता अगर आर्मी
तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में माहौल मजीद गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। कुहाट में PTI ने कल के रोज ताकत का मुजाहरा किया। सुहेल आफरीदी ने इदारों का नाम लिए बगैर शदीद निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि बानी चेयरमैन को दबाने की कोशिश जारी है और हमारे मैंडेट की हिफाजत करने वाले ही डाकू बन गए, हमारे मुहाफिज कातिल बने हुए हैं। सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया कि इस बार D चौक जाएंगे तो आज़ादी लेकर या कफन में वापस आएंगे। और नाज़रीन, अब सवाल ये है कि एहतसाब कहाँ रुकेगा और कौन कटहरे में आएगा। इसे तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सज़ा हो गई है, अब आगे क्या देख रहे हैं आप? इसके बाद सियासी आफ्टर शॉक्स क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फैज साहब को जो ये पूरा प्रोसेस है, एक लंबे अरसे तक फौज के इदारे ने अपने जो अंदरूनी एहतसाब का एक निज़ाम होता है, ये फौज के बारे में ये क्लियर रहना चाहिए कि ये इसमें दाखिल होने का, इसमें तरक्की का और इसमें अकाउंटेबिलिटी का एक बिल्ट इन निज़ाम है, जिसकी वजह से ही ये इदारा जो है ये आज एक मजबूत इदारा भी है और दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान भी है और पाकिस्तान का मुहाफिज भी है। तो इस इदारे ने अपने एक सीनियर मोस्ट फर्द के खिलाफ जो है वो एक इंक्वायरी करके एक एहतसाब के लिए एक सज़ा का तयन किया है। और ये फिर भी मैं बता दूं कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी ये इदारा जो है अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करता रहा है और अपने ही अफराद को, सीनियर अफराद को, इसी किस्म की इसी पोजीशन पे बैठे हुए लोगों को भी एहतसाब की सजाएं जो है वो देता रहा है। तो इस लिहाज से तो ये एक इदारा जाती अमल है जिस पे ना खुशी मनाने की ज़रूरत है और ना एतराज़ करने की ज़रूरत है, बल्कि इदारे की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक अदालती प्रोसेस है जो उस इदारे के अंदर हुआ है। जहाँ तक सवाल है इसके आफ्टर शॉक्स का, तो इसके आफ्टर शॉक्स तो उतने ही मैं बता सकता हूँ जितनों का ऐलान हुआ है, और वो ये है कि उन्हें सजा दी गई है। बाकी जो काम हमारे वज़रा कर रहे हैं और जो मुतवक्के आगे के इम्कानात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और आइंदा वो क्या करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम तो दीवार के उस पार भी देख रहे हैं। वज़रा की मैं बात कर रहा हूँ, वो तवातुर के साथ ये मुतालबा करते आ रहे हैं, बल्कि खबरें भी दे रहे हैं, मुतालबा भी है कि 9 मई के दीगर मुल्ज़िमान को भी जनाब कटहरे में लाया जाएगा, कड़ा एहतसाब किया जाए, जजेस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, उनके भी एहतसाब की बात कर रहे हैं वो। तो क्या सियासतदानों से हटके जजेस, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ भी ये मामला आ सकता है एहतसाब का? क्या देख रहे हैं आप मंजरनामा? हाँ, देखें, एक तो ये है कि जो वो एक इम्कान जो वो प्रोडिक्शंस कर रहे हैं और एक डिमांड है। चलें, डिमांड तो कोई भी अपनी रख सकता है, कोई भी रख सकता है, लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि आप किसी टैरो कार्ड वालों को भी गालबन बुलाने की बात कर रहे थे तो इन्हें बुला लिया करें। इन्हें पता हो कि जी अब ये होना है जी, अब ये होगा, इसके असरात वहां तक जाएंगे। मतलब ये ऐसा इकदाम है जिसके जरिए तौहीन अदालत भी होती है, तौहीन इदारा भी होता है, और आप एक इदारा जाती अमल के अंदर जो कि सीरियस प्रोसेस है, उसके अंदर आप इदारे की तौहीन भी करते हैं जी। और आप हैं भी हुकूमती जिम्मेदारी पे बैठे हुए फर्द। तो मैं तो इस चीज को एक बहुत ही अफसोसनाक अमर समझता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि होना क्या है और क्या होगा और ये कहाँ तक जाएंगे, असरात कहाँ तक नहीं जाएंगे। मैं कैसे इस चीज को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? लेकिन यह है कि इन्हें पता है, चूंकि अब इन्हें किसने बताया जी। ये तो सवाल होना चाहिए कि भाई आपका ये जो आप एक प्रोफेसी कर रहे हैं, ये जो आप एक पेशन गोई कर रहे हैं, ये जो आप नजूमियत कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास सोर्स क्या है और किस बुनियाद पे कर रहे हैं और कैसे आपको ये किसने ये ताकत दी है कि आप किसी इदारे के मुतवक्के इक़दाम को पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अब तीसरी चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो कि नवाज शरीफ साहब ने भी की और लोग भी कर रहे हैं कि जी जो मुख्तलिफ वाक़यात माजी में हो चुके हैं उनके बारे में वो और लोगों के एहतसाब की डिमांड भी कर रहे हैं।
अब जजों की डिमांड भी आ रही है, मजीद जो है आर्मी चीफ की डिमांड भी आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो तमाम बातें हैं, अगर जजों का एहतसाब होना है तो उसमें तो फिर बहुत लंबी लाइन है जी। वो फिर कहाँ से शुरू होगी, और फायद ईसा से होते हुए इफ्तिखार साहब से होते हुए पता नहीं किस किस तक, जहाँ तक जाएंगे आप ले जाए, वसीम हसन शाह साहब मरहूम से लेके जहाँ तक आप ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। लेकिन बात इसमें इतनी सी है कि ये जो उनकी डिमांड है, ये डिमांड करने के लिए उनके पास कोई जवाब होंगे तो डेफिनेटली वो कर रहे हैं। डेफिनेटली जवाब 9 होंगे मई के मोहम्मद अली बारे दुरानी साहब, डेफिनेटली वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, ऐसा तो कुछ होगा ही, तो बातें हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम प्रिडिक्ट भी करें, इफ एंड बट्स पर भी बात करें, तो तहरीक इंसाफ का आपको फ्यूचर क्या लग रहा है इस केस के बाद? देखिए, इसमें पहली बात तो 9 मई वाली बात है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी। 9 मई का मामला जो है वो 2 सालों से या 2.5 सालों से हुकूमत के पास है। हुकूमत ने अभी उस पर कुछ नहीं किया, ठीक है ना जी। उसका इस्तगासा भी हुकूमत ने बनाना है। तो अब वो जो बातें, तो वो कहते 100 गज वारूं गज ना फाड़ूं, तो वो तो बातें तो 100 करते हैं, करते कुछ नहीं है। अब कुछ है नहीं या कुछ करना नहीं चाह रहे। स्मोक और फायर का इश्यू नहीं है मेरे ख्याल में, ये इंटेंट डिजाइन ख्वाहिश का इश्यू है, ठीक है जी। ख्वाहिश और अमल का इश्यू है, देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। कुछ हुआ भी ख्वाहिश वाले मुतालबे वाले तो सर समझ में आते हैं, लेकिन जो बबांगे दोहल ये दावा कर रहे हैं कि जनाब ऐसा ही होना है, उनसे भी जरा पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो सहाफियों से तो जराए पूछते हैं, उनसे भी जरा पूछ लें कि भाईजान आप भी जरा अपने जराए हमें बता दें। और उसके अलावा सर आपको नहीं लगता कि इन फ्यूचर अगर कोई इस तरह का फैसला हो जाता है जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वो सारा अमल जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा? असल में तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो 9 मई का सारी कंट्रोवर्सी जनरेट की है वो उसने की है जिसने वो इंसाफ देना था, हुकूमत खुद। हुकूमत ने इंसाफ देना था, फौज मुद्दई थी। इंसाफ देने के बजाय उन्होंने इस सारे प्रोसेस 9 मई के वाकयात को अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया, अभी तक कर रहे हैं। और इसके लिए, इसकी वजह से इसका सारा फायदा तो, शक का फायदा तो उन्हें जा रहा है जिनके ऊपर, जिनको ये एक्यूज कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है सजा देने का, आपने इंग्लैंड में देखा, अमेरिका में देखा, ऐसे ही वाकयात के ऊपर वो एक हफ्ते के अंदर जो है हुकूमतें पूरा केस बनाती हैं। भाई टेप्स होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, लगा के आप जिसने कुछ किया होता है उसको सजा देते हैं। लेकिन आप वो तो नहीं कर रहे। आप बयान इतने लंबे लंबे दे रहे हैं, मतलब टीवी का अगर आप उठा के देखें तो ऐसे लगता है कि एक ही रील बनाई हुई है और वो रोज जो है सुबह से शाम तक वो चलती रहती है। ये तो हो गया। जहां तक आपका अगला सवाल है कि जी पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, पीटीआई तो है ही नहीं। उस पे तो वैसे ही उस नाम की तो किसी पार्टी को हुकूमत ने छोड़ा ही नहीं हुआ, इलेक्शन के लिए भी नहीं छोड़ा था और अभी भी नहीं है। बाकी जहाँ तक तो चल ही रहे हैं ना, बानी पीटीआई अब केसेस तो भुगत ही रहे हैं, तो केस मिलिट्री कोर्ट में भी जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये क्या सूरत हाल लगती है आइंदा दिनों में? देखिए, मिलिट्री के बारे में मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ और मैं उनसे रिलेटेड कोई पॉलिटिकल प्रेडिक्शन या कोई पॉलिटिकल एक्ट के बारे में मलाइन नहीं करना चाहता। मैं उन लोगों की फौज में शामिल नहीं होना चाहता, अपराध की एक लिस्ट है लंबी, जो कि खुद अपने इदारे। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं दुरानी साहब, दिफाई मामलात में जरा एहतियात बरतनी चाहिए। वजीर दिफा का जिक्र कर लेते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं, जिस तरह से अभी आप पहले एक सवाल के जवाब में कह रहे थे कि पीटीआई तो है नहीं है, उसकी एंटिटी नहीं है, कोई नजर नहीं आती केपी के अलावा। लेकिन ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि साजिशी अनासर हैं जो बानी पीटीआई को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन है जो उन्हें सपोर्ट करने की जुर्रत कर रहे हैं और वापस लाने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं बकौल ख्वाजा साहब के? आपके नज़दीक ऐसे लोग क्या मौजूद हैं? कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं अभी भी? हाँ, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर वादे करता हूँ, पीटीआई जो है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करती। ग्राउंड पे तो एग्जिस्ट करती है, पब्लिक में एग्जिस्ट करती है और पब्लिक में बहुत कुव्वत के साथ एग्जिस्ट करती है, लेकिन इलेक्शनों में उसको एग्जिस्ट नहीं करने दिया गया। ना इलेक्शन कमीशन उसकी हैसियत को तस्लीम करता है। उसके बावजूद ये पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो वो पता नहीं किस चीज पे, हवा पे अभी तक सारी जंग हो रही है, तो वो भी हवा पे ही करेंगे। ये जो बात आपने पूछी कि जी आप इस सारे सिलसिले में
जो पीटीआई की क़यादत है उनके ऊपर क्या सूरत हाल और कौन उनकी मदद का जो सवाल जी। आपने उठाया, मैं समझता हूँ उनकी सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो मदद कर रही है वो हुकूमत कर रही है। अच्छा। आप ये बात थोड़ी-सी लोग कहते हैं कि जी आप मुश्किल सी बात कर देते हैं। जी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त हुकूमत पूरी क़ुव्वत के साथ जो है वो पीटीआई और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को आपस में टकराव के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि ये टकराव मौजूद है। क्योंकि प्रैक्टिकली करने वाला तो कोई है नहीं, ना कोई इस वक़्त सड़कों पे निकल के डंडे चला रहा है और ना कोई झगड़े कर रहा है। हाँ, सियासतदानों ने बातें तो करनी होती है, तो बातें अगर कर रहे हैं तो बातें तो आगे भी बहुत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत खुद जो है वो इस माहौल को बनाने की कोशिश कर रही है। जो उन्होंने ये बयान दिया कि जी कुछ लोग जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं, लोग तो सारे जेलों में पड़े हुए हैं, तो बाकी जो बाहर है वो तो हुकूमत वाले हैं या हुकूमत के हमायती हैं। जी। तो इसका मतलब है वो ही जिसको फायदा जा रहा हो उसी पे शक भी जाया करता है। पुलिस जी। का एक असूल है कि जो अगर उन्होंने किसी मुलज़म को या मुजरिम को पकड़ना हो तो वो ये देखते हैं कि इस जो एक्ट हुआ है या ये जो जुर्म हुआ है इसका बेनिफिशियरी कौन है। तो बेनिफिशियरी तो उस वक़्त हुकूमत है जो बैठी हुई है आगे। तो उस हुकूमत का ये कहना कि कोई उनकी मदद कर रहा है, तो मुझे तो लगता है कि ये खुद ही अंदर खाने मदद करें ताकि उनको हवा बना के अपनी एग्जिस्टेंस का जवाब बनाए। मतलब पीटीआई को उसकी लीडरशिप को एक खौफ की अलामत बना के वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इक़्तिदार में रहने का जवाब कायम रह सके और वो ये कहें कि जी अगर ये बाहर आ गए तो उसके नतीजे में आसमान ज़मीन हो जाएगा, ये हो जाएगा। हर कोई बाहर होता है, अंदर होता है। इस वक्त भी आप देख लें कि एक बंदा जो जेल में बैठा हुआ है, जिससे कोई मिल भी नहीं सकता, जिसका कोई बयान भी नहीं आ सकता, उसके बारे में ये कहना सर किसी बहुत वज़ीर टेक्निकल का वैसे आप बात कर रहे हैं और ये वाकई एक तरफ एक सोच जो है वो जाती है और ऐसा मुमकिन है भी। तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर धमकी लगा दी है कि इस बार डी चौक जाएंगे तो आज़ादी लेकर या कफन में वापस आएंगे। अब तहरीक इंसाफ के इरादे की जो हम देख रहे हैं वो आपको क्या लगता है कि क्या ऑप्शंस बची हैं तहरीक इंसाफ के पास? देखिए एक टोन है जो कि उन्होंने शुरू से अख्तियार की हुई है और वो एग्रेसिव टोन होती है। गालिबन जो अपोजिशन होती है उसके पास ज़बान ही होती है जिसको वो चला सकती है और बंदूक तो होती नहीं जिसको वो चला सकती, ठीक है ना। बंदूक तो हुकूमत के पास होती है, डंडा भी हुकूमत के पास होता है, जेल भी हुकूमत के पास होती है। तो वो अपनी ज़बान चला रहे हैं, अब ज़बान चलाने पर पाबंदी लगानी है तो उनको भी अंदर कर लें। वरना तो ये तो देखिए ऑपोजिशन के पास तो इसी किस्म की भड़कें ही होती हैं कि वो कहें जी कि हम जाएंगे, हम चलेंगे, हम जुलूस निकालेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बाकी तो जुलूस तो वही निकल सकता है जहाँ हुकूमत रास्ता दे। वरना तो पिछली दफ़ा हमने देखा था कि वो मोटरवे के ऊपर उन्होंने ट्रेंचेस खोद दी थी, तो अगर मोटरवे पर ट्रेंच खोद देंगे तो फिर कैसे जाएंगे आगे। मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है इनका जो वो है दायरा इख्तियार है वो तो ज़ुबान तक है। उनका दायरा इख्तियार जो है जेल से लेके सड़क तक का है। तो वो जो चाहे कर सकते हैं, वो तो जंगल के बादशाह हैं। ये बेचारे मतलब ठीक है, ये बातों के बादशाह हैं, ये बातें करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। ये बातें जो ऑप्शन इस वक्त ऑपोजिशन के पास हैं उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दुरानी साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से आईन पाकिस्तान की जानिब से 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया गया है। सियासी मफाहमत के लिए हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी को भी दावत देने जा रही है, ये फैसला किया गया है। क्या कोई रास्ता निकल सकता है मुफाहमत का? देखिए ये तो मफाहमत का मैं तो खुद दाई हूँ और मेरे ख्याल में आखिर में होनी भी मफाहमत ही है। मफाहमत के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। पाकिस्तान के पास भी नहीं है, हुकूमत के पास भी नहीं है, इदारों के पास भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जब मफाहमत ही होनी है तो ये एक अच्छी कोशिश है। लेकिन अभी चूंकि आगाज़ है तो मुझे नहीं लगता कि एक कॉन्फ्रेंस से कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। लेकिन ये है कि ये एक अच्छी कोशिश है। इस किस्म की एफर्ट्स अपोजिशन को करनी चाहिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को भी करनी चाहिए और बाकी भी पीटीआई को भी इस किस्म के इक़दामात से एक पॉजिटिव मेरा ख्याल है वो डेवलप होता है।
माहौल डेवलप होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इसको किस तरीके से देखेगी। अभी तक तो हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ मौला जट रोल में मौजूद है। वो किसी रिकंसिलिएटरी मोड में तो जाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत किसी रिकंसिलिएटरी मोड में जाने तैयार है। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब। और हर कोई मुफाहमत से ही मसले का हल हो, और जो सूरत हाल नज़र आ रही है दोनों पार्टीज़ को, सारी इवन पार्टीज़ को चाहिए कि वो बैठें और बातचीत से मसले का हल निकालें, क्योंकि ये अवाम के मुफाद में यही चीज़ है। और सियासी मुफाद की अगर बात करें तो फिर तो सियासत करते रहें और तो मसले बढ़ते तहरीक इंसाफ का अगर हम देखें तो ये बड़ा मैच्योर फैसला है, क्योंकि सियासत के ज़रिए, सियासतदानों के ज़रिए फिर कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है, कोई राह जो है हमवार हो सकती है। अगर आप मिल बैठ कर बातचीत करें, आगे बढ़ें, अपने जो मामलात हैं उनको हल करें, तो फिर ये जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो सकती हैं तहरीक इंसाफ की। और ये एक अच्छा स्टेप है। और उज़ैर, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जैसे कहा, जिसके पास जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें। हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम बस दुआ कर सकते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम हो, मुल्क बेहतरी की तरफ जाए और आवाम सुकून में आए। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी की बात कर लेते हैं। वहाँ पर वाक़ वोंडाई बीच पर फायरिंग का वाक़या हुआ है। अफसोसनाक वाक़े के दौरान एक आम राहगीर अहमद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए एक मुसल्ला हमलावर को काबू किया और उससे राफेल छीन ली। और अहमद के बरवक्त और दिलेराना इकदाम ने मुमकिना तौर पर कई कीमती जानें बचा ली। और वाक़े की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि सफ़ेद शर्ट पहने अहमद पार्किंग एरिया में दौड़ता हुआ सयाह शर्ट में मलबूस मुसल्ला शख्स की तरफ बढ़ता है और अहमद पीछे से हमला करके हमलावर को ज़मीन पर गिरा देता है और असलहा अपने कब्जे में ले लेता है। बादज़ां एक और मुश्तबा शख्स को पुल की जानिब जाते देखा गया है, जबकि अहमद एहतियात से बंदूक जमीन पर रख देता है। खबर ऐसा इदारे रॉयटर्स ने वीडियो की तस्दीक दीगर मुस्तनद फुटेजेस से की है और पुलिस के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले मुसल्ला अफराद वही हैं जिन्हें बाद में घेरे में लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा हमलावर हलाक हो चुका है, जबकि दूसरा तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और ये भी तहकीकात की जा रही है कि आया क्या कोई तीसरा हमलावर भी वहाँ पर मौजूद था सहूलतकारी के लिए या नहीं। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक 43 साल अहमद की सिडनी में एक फ्रूट की दुकान है। अहमद के एक रिश्तेदार के मुताबिक उन्हें 2 गोलियां लगीं, ताहम डॉक्टर्स का कहना है कि वो अब खतरे से बाहर हैं। और यहाँ पर माहम ये मेंशन करना ज़रूरी है कि जो ही ये वाक़या हुआ तो इसराइल के एक मशहूर यरूशलेम पोस्ट है, उसकी जानिब से अपने पहले सफ़े पर ये लगा दिया गया कि जनाब इसका ताल्लुक पाकिस्तान से। और बाद में फिर जब इस तरदीद आई तो जनाब कोई माजरत भी नहीं की गई। यानी आप देखें किस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ किया जाता है। और ये देखें कितनी वाज़ेह मिसाल है कि एक इतना दलेराना उसने जो है इकदाम किया है और ये वाक़या हुआ और अहमद ने हिम्मत करके खुद गोलियां खा ली हैं और दूसरों की जान बचाई है। बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और इस अफसोसनाक वाक़े में राहगीर अहमद की बहादुरी ने खौफ के माहौल में हौसले और इंसानियत की एक मजबूत मिसाल जो है वो कायम की है। और इससे पहले भी वहाँ मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा वाक़या एक पेश आया था प्लाजा के अंदर, एक शॉपिंग मॉल के अंदर, बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर एक हमलावर ने हमला किया था और फिर एक मुसलमान ही था जिसने आगे बढ़कर उनका हाथ रोका था और फिर बाद में उसे एजाज़ात से भी नवाजा किया था। तो जनाब इस तरह के जो बहादुर लोग हैं ये कौमों का फ़ख्र हुआ करते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक सैलाब आया हुआ है अहमद से मोहब्बत करने वालों का, अहमद को सपोर्ट करने वाले का, और उनको जिस तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिस तरह से दादो तहसीन वो समेट रहे हैं, वो लाइक तहसीन। ये खबर शामिल करने का मकसद भी है कि हम हमारी जानिब से भी हम अप्रिशिएट करते हैं। भाई बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उन्होंने अमली मुजाहरा किया है। प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का दीगर मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और इंसान हमेशा से ही अपने आने वाले वक्त के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद होता है। हर जहन के अंदर ये सवाल पनपता है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या हालात फेवरेबल होंगे या फिर कोई नया मोड़ हमारा मुंतज़र है, जो कि ख़तरे की निशानी भी है। हम जानते हैं कि गैब का मुकम्मल इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं वही तकदीरों का मालिक है और वही जानता है कि आने वाला हर लम्हा अपने अंदर क्या राज समेटे हुए है और क्या आपके लिए लेकर आ रहा है। और वैसे भी उज़ैर 2026 आ रहा है। हर किसी ने उम्मीद लगाई हुई है कि 2026 जो है वो आखिरी होगा सिंगल होने का, 2026 में उनकी शादी हो जाएगी और किसी ने बिजनेस शुरू करना है, किसी ने कम बैक करना है। तो 2026 में इतनी उम्मीदें लगाई नहीं, तो इस हफ्ते से अब शुरू हो जाएगा ना, आखिरी साल चल रहा है। तो फिर हम जान ही लेते हैं कि सितारे क्या कहते हैं।
टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं टैरो कार्ड रीडर दाऊद साहब के पास। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताएं जी, आज का हफ्ता कैसा रहेगा, किसकी शादियां हो सकती हैं? एरीज, सबसे पहले आपका शुक्रिया और नादरीन आपका शुक्रिया, आप वक्त देते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को। सबसे पहले बात करते हैं एरीज पुरचमल। एरीज वालों के लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां पड़ने वाली हैं, आपके ऊपर कामों का ज़बरदस्त प्रेशर आने वाला है। यहाँ पे आप कुछ मामला से मुतल्लिक़ बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको इस वीक में लड़ाई झगड़ा या बहस से ज़रूर बचना है। बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस में बिलाशुबा फाइट कर रहे हैं। अभी आपने नए काम शुरू नहीं करने, जो चल रहा है उसको ही बेहतर करना है। और मैरिज और रिलेशन की बात करें तो मैरिज रिलेशन में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बिलाशुबा गुस्सा कंट्रोल रखिएगा। एजुकेशन बेहतरीन रहेगी एरीज वालों की इस वीक में। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी बेहतरीन नज़र आती है। ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं पढ़ने के लिए या जल चलाली वाली क्राम 41 टाइम और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है कि आगे खुशहाली है। टॉरस वालों के लिए हफ्ता क्या ला रहा है? बुरसौर, इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुरसौर क्या करने जा रहे हैं, तो बुरसौर वालों के लिए ये वीक चैलेंज होंगे, लेकिन आपके तमाम मामलात में चाहे रूहानी हो चाहे ज़ाहरी हो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद नज़र आती है। यहाँ पे आपने कुछ ओवर थिंकिंग से बचना है, लेकिन नई सोच नया वलवला रहेगा। बिलाशुबा आप अपने ख़ानदान से जुड़े हुए लोग हैं और ख़ानदान का और फैमिली का ही कार्ड और फैमिली की ही एनर्जी आप लोगों के लिए इस वीक में अच्छी तब्दीली लेकर आएगी। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज अवेल करिएगा। आउट ऑफ सिटी कंट्री वगैरह काम आपका बढ़ सकता है, काम को फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जनाब बात करें मैरिज और रिलेशन की तो ऑप्शंस आएंगी, अच्छी एनर्जी है, आप अपने सोलमेट से सुकून महसूस करेंगे। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के मामलात में बड़ी अच्छी एनर्जी है आप लोगों की। हेल्थ बेहतरीन, लेकिन आप अगर अपनी सेहत के लिए वॉक को अपनी ज़िंदगी में मज़ीद ऐड कर लें तो और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ट्रैवलिंग कर सकते हैं बिलाशुबा, और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एनर्जी और मून एनर्जी आप लोगों को इस वीक का मैसेज दे रही है। ये वक्त है शिफा का, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जमनाई वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है, तो जमनाई वाले इस वीक में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आगाज़ बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मामला से मुतल्लिक़ चीटिंग, आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपके मामला रोक रहे हैं तो नज़रअंदाज उनको बिल्कुल नहीं करना। एंड ऑफ द वीक में बिलाशुबा जो आप चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में डिले है कुछ मामला से मुतल्लिक़। यहाँ आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना का विर्द रखिएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ज़्यादा विर्द करेंगे तो आपके जॉब और बिजनेस में अच्छी एनर्जी आएगी। मैरिज और रिलेशन में प्रॉब्लम बिल्कुल है जी, और जनाब एजुकेशन में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। हेल्थ 50-50 है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए आयत करीमा बता दिया। और मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप लोगों को, यहाँ अपने माजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आगे बढ़ना है। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है, तो कैंसेरियन की एनर्जी, आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने मामला से मुतल्लिका, आने वाले वक्त से मुतल्लिका। यहाँ पे किसी न किसी मामले में थोड़ा सा डबल माइंडेड नजर आते हैं। किस बारे में आप डबल माइंडेड हैं, तो जनाब कुछ चीज़ें आप बेहतरी की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, और इस चीज़ का आप इस वीक में डिसीजन लेंगे। डिसीजन यानी कि इस वीक में आपको नजर आएगा। जॉब और बिजनेस की बात करें तो चेंज बिल्कुल, और ये चेंज आपके हक में डेथ कार्ड भी है, तो एहतियात, ये चेंज जो है आपके कामों में रुकावट भी डाल सकता है। एहतियात रखिएगा, चेंज के लिए और डिले करिएगा। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत की कार्ड की एनर्जी आपकी नजर आती है। लवर्स का कार्ड है, आपकी मोहब्बत में कामयाबी। एजुकेशन की बात करें तो एहतियात, और हेल्थ की बात करें ज़बरदस्त सेहत। ट्रैवल आप लोग इस वीक में कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 टाइम, और मून एनर्जी मैसेज दे रही है आपको ख्वाबों को अपने पूरा करने के लिए एक अमली मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। ज़बरदस्त। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। लियो इस वीक में बैलेंस कर रहे हैं, थोड़ा सा डबल माइंडेड भी हैं लियो वाले इस वीक में। और जनाब आपकी रूहानियत इस वीक में बड़ी ज़बरदस्त, अपनी बातों को अपने तक रखिएगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। और जनाब
गिवन एंड टेक तो चलेगा, बिलाशुबा अच्छी एनर्जी है आप लोगों की इस वीक में। जॉब और बिजनेस लियो, बहुत अच्छी एनर्जी है आपके जॉब और बिजनेस में। कुछ नई चीजें ऐड हो रही हैं जो कि आपके जॉब और बिजनेस में एक अच्छा इजाफा है, क्योंकि आगे 2026 में आपकी एनर्जी को बूस्ट है, इसलिए अच्छी एनर्जी है। और जनाब बात करें आपकी मोहब्बत की, तो मोहब्बत में बहुत सॉलिड एनर्जी है। अपने पेरेंट्स के फैसलों को फौकियत दीजिएगा। बात करें एजुकेशन, जनाब एजुकेशन में आपको अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ चेंज लाना होगा, चीज़ें बेहतर होने की चाहिए। हेल्थ, जज्बातियत सेहत हमेशा ख़राब करती है, तो जज्बात से बचना है, नॉर्मल रहना है, ट्रैवलिंग ना करिएगा। और पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम और मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए, नताइज पहुंच के अंदर है। विर्गो का हफ्ता कैसा है? विर्गो बुर्ज सुमला कैसी एनर्जी रहेगी? तो विर्गो वालों के लिए इस वीक में आगाज़ में कुछ कन्फ्यूजन्स, नेगेटिविटी, परेशानी, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। और जनाब यहाँ पे मामलात में एक चेंज आएगा, खासकर वेडनेसडे, और आप लोगों को एहतियात रखनी है, अपने काम को दिन के वक्त ही निपटाना है, आपके लिए एहतियात का वीक है। जॉब और बिजनेस की बात करूँ, बैलेंस होगा, अच्छी एनर्जी है, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में बैलेंस रहेगा। और एजुकेशन की बात करूं तो नहीं सही तालीमी मामला, तलबा तालबात के फोकस बेहतर करें। हेल्थ सही नहीं है, सुस्ती और काहली हो सकती है। ट्रैवलिंग अगर बात करें तो ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। और पढ़ने के लिए सूरह इखलास 41 टाइम और मून एनर्जी का मैसेज है, अपनी अना को अपने रास्ते में ना आने दें। जबरदस्त। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है? तो जनाब क्लैरिटी मिल जाएगी, आप जो कुछ करना चाहते हैं उसका एक विजन क्लियर होगा आप लोगों के लिए, और पुराने काम भी होंगे और नए कामों में भी एक बहुत ज़बरदस्त इजाफा है। आप अपने मामलात को बेहतर करने के लिए इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी एनर्जी की बात है। और जनाब बात करें जॉब और बिजनेस, अच्छी खबरें, अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप अपनी CV वगैरह कहीं ड्रॉप करना चाहते हैं तो अच्छी एनर्जी है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। और बिजनेस में भी अच्छी एनर्जी के साथ आप ग्रोथ करते हुए नजर आते हैं। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में डिसहार्ट है, थोड़ा सा दिल टूट सकता है। और एजुकेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ ज़बरदस्त है, ट्रैवल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए या हय्यु या क़य्यूम 100 टाइम और मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए। जज्बात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब क्या होने जा रहा है जनाब? स्कॉर्पियन कैप की एनर्जी है, वाइट कलर का पहनना, इस वीक में वाइट कलर का सदका करना, और अच्छा आगाज रहेगा स्कॉर्पियन के लिए। कामयाबी मिलेगी, हासदीन आपके दूर दूर हट जाएंगे इस वीक में। और अपनी नींद को पूरा करें, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दे, हर वो नेगेटिव चीज़ जो कि आपकी तरक्की में रुकावट है। जॉब और बिजनेस यहाँ पे एहतियात करना है, अंधा एतमाद बिल्कुल नहीं करना। मैरिज और रिलेशन में बहुत अच्छी एनर्जी है, और आपकी मोहब्बत में एक अच्छा इजाफा हो सकता है, मोहब्बत बढ़ सकती है। और एजुकेशन ज़बरदस्त है, हेल्थ बेहतरीन है, ट्रैवल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए सूरह इखलास 41 टाइम। और जनाब मून का मैसेज है, आपकी मेहनत रंग ला रही है। वाह वाह वाह। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बेहतरीन वीक आप लोगों का इस वीक में अच्छी एनर्जी के साथ जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अपने मामला से मुताल्लिक़ कुछ चेंज चाह रहे हैं और ये चेंज होगा, लेकिन ओवर थिंकिंग और भरोसा दूसरों पे आपके मामला खराब कर सकता है। माली तौर पे इस वीक को एहतियात से गुजारना है, उधार नहीं देना किसी को, पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा। और यहाँ पे पैसों से मिलकर कोशिश करें। मैरिज और रिलेशन बहुत अच्छी है, एजुकेशन बेहतरीन है, हेल्थ ज़बरदस्त है, और ट्रैवल कर रहे हैं। और पढ़ने के लिए सूरह नास का विर्द और मून एनर्जी का मैसेज आप लोगों के लिए जीत के नताइज की पेशन गोई की गई है। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? तो कैप्रिकॉन सैटर्न की एनर्जी है, और सैटर्न आपको पता है कि वन सन और सैटर्न तक की इसकी एनर्जी में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। और स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप मौजूद है। बिलाशुबा कैप्रिकॉन चेंज ला रहे हैं अपने मामला से मुतल्लिक़, बड़ा पॉजिटिव चेंज है। और यहाँ पे बैलेंस करना सीख रहे हैं, आप दो शोबों में काम कर रहे हैं। और जनाब थर्ड कार्ड की एनर्जी में आपकी रूहानियत में एक ज़बरदस्त इजाफा है। हर जो बात आप सोच रहे हैं अपने तक रखेंगे तो ही और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हासिल कर पाएंगे, और फिर बेहतरीन पोजीशन बन पाएगी, हासदीन पीछे हट जाएंगे। और बात करें जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस में कैप्रिकॉन वाले चेंज लेकर आएंगे। अब कुछ
चाहते हैं ऐसा चेंज आए जो कि इनको पैसा मिले, हालात में बेहतरी आए, क्योंकि चेंज के साथ लव मौजूद है, पैसा मौजूद है, अच्छी एनर्जी आप लोगों की। और जनाब मैरिज और रिलेशन में अभी एहतियात की ज़रूरत है। एजुकेशन के मामला ज़बरदस्त हैं, हेल्थ बेहतरीन है, घर के खाने और खुराक और वॉक बड़ी अच्छी एनर्जी लेकर आएगी, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए या हय्यू या कय्यूम का विर्द और मून एनर्जी मैसेज दे रही है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कर रही थी, अब वो पीछे हट चुकी है। चंगा है, चलो आगे। क्या बात हट गई है, बचा हो गया वो मैं तो। क्या अच्छा बात। एक्वेरियस बुर्ज दिलो, कैप्रिकॉर्न के बाद हम तो एक्वेरियस। आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस वीक का स्टार कौन है, Yes. यानी जिसका बहुत अच्छा गुजरने वाला। एक्वेरियस बुर्ज दिलो की Aquarius वालों का ये कर रहे हैं। सेकंड लास्ट है, फिर लास्ट के बाद चलें, हाँ। स्टार ऑफ द वीक के बारे में लास्ट में बात होगी Aquarius। जनाब। एक्वेरियस बुर्ज दिलो, एक्वेरियस वालों की इस वीक की बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में जा रहे हैं एक्वेरियस शुरू में, लेकिन वेडनेसडे से बेहतरीन एनर्जी रहेगी एक्वेरियस वालों की, कामों में बड़ा ज़बरदस्त बूस्ट रहेगा। और एंड ऑफ द वीक जो आप सोच रहे हैं वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि पावर्स और बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। खासकर फ्राइडे और सैटरडे की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। और जनाब जॉब और बिजनेस चेंज, बिल्कुल ये चेंज जो है बहुत रखना चाहिए ज़बरदस्त पास। है। और अब आपके पैसे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे लेकिन हैं, जी। अगर आप अपने जॉब और बिजनेस में किसी बात से मायूस हैं तो वो मायूसी ख़त्म करिएगा। मैरिज और रिलेशन में एहतियात करनी चाहिए। एजुकेशन ज़बरदस्त रहेगी। हेल्थ की एनर्जी डिस्टर्ब है, थोड़ी सी वॉक करें, नींद पूरी करें, ट्रैवल कर रहे हैं। और पढ़ने के लिए आयतल कुर्सी 21 टाइम। और मून एनर्जी का आपको मैसेज है जनाब, गौर फिक्र करें। लास्ट वन पाइसिस पे गौर फिक्र करें। पाइसिस बुर्ज हौत क्या होने जा रहा है जनाब। पाइसिस वालों की एनर्जी कमाल की बात है कि दी वर्ल्ड की एनर्जी आपके कामों में एक बूस्ट लेकर आएगी। और यहाँ पे वो चीज़ें जो कि आपके माजी में आपके ऊपर हावी थी, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उनके बारे में प्लानिंग होगी कि उनको कैसे ख़त्म करना है और क्या आगे बात है। कैसे बढ़ना है। इसलिए बड़ी अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। जॉब और बिजनेस की बात करें तो क्लैरिटी मिल जाएगी। और मैरिज और रिलेशन बहुत ही अच्छा है। और एजुकेशन के मामलात में ज़बरदस्त एनर्जी है। तुलबा तालबात की हेल्थ बेहतरीन है, वॉक है और खाना पीना ज़बरदस्त है। और जनाब ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग ना कीजिएगा, प्रॉब्लम आ सकती है, ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। और पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 टाइम और मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए। एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम बिल्कुल, होगा। हमारे भी सेगमेंट के वक्त का इख्तिताम हुआ चाहता। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे जी सोशल मीडिया की। तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम सब जानते हैं, और इसकी अहमियत से इनकार भी मुमकिन नहीं है। मगर सोशल मीडिया बच्चों की तालीमी कारकर्दगी और जहानत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है। और इस हवाले से मुख्तलिफ तहकीकात भी सामने आ चुकी हैं। इससे बच्चों की ज़हनी कारकर्दगी, यादाश्त और सीखने की सलाहियत मुतासिर हो रही है। नफ्सियाती मसाइल बढ़ रहे हैं, साइबर बुलिंग में इजाफा हो गया है, पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे अब जो हैं उनकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है। और इन्हीं मनफी असरात को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। कानून की खिलाफवर्जी पर तकरीबन $5 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। और ये जुर्माना बच्चों या वालिदैन पर नहीं बल्कि अकाउंट खोलने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगेगा। और देखा जाए तो डेनमार्क ने भी इसी तर्ज की पाबंदी लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने भी एक करारदाद पास की है कि इसके 28 रुकन ममालिक के बच्चे वालिदैन की मर्जी के बगैर सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मलेशिया, न्यूजीलैंड और दीगर तरक्की याफ्ता मुल्क भी ऐसे ही इकदाम कर रहे हैं। ताहम अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां डिजिटल मीडिया के फ़रोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया जा रहा है, अभी तक बच्चों यानी कि अपनी आइंदा नस्लों को मनफी, जहरीले और मोहलिक मवाद से बचाने के लिए गौर व फिक्र तक शुरू नहीं हुआ। इसी पर डिस्कशन करने हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मारूफ साइकोलॉजिस्ट अली अजमल साहब। अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में।
क्या वाकई हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बच्चों की तालीमी कारकर्दगी हो, उनकी सीखने की सलाहियतें हों, उनकी ओवरऑल जहानत हो, उनके लिए एक संजीदा ख़तरा बन गया? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया जो है वो बच्चों की जो जहानत है, उनकी जो सीखने की सलाहियत है, उसके लिए बिल्कुल एक बड़ा एक ख़तरा है। ये ना बच्चों को दो तरह से इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखें कि जब बच्चे अपना ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं तो ज़्यादातर वो अपनी स्टडी से दूर हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि फिर ऑब्वियसली फिर कोई डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के मसले होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ये सारी दुनिया में तहकीक हमें बताती है कि इससे एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ती है। क्योंकि इसमें यह है कि देखिए, जब बच्चा सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहेगा, खेलेगा नहीं, ग्राउंड्स में नहीं जाएगा, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, तो वो पढ़ाई से दूर तो होगा ही, क्योंकि सोशल मीडिया एक फ़न एक्टिविटी है। अगर ग्राउंड्स में नहीं जाएगा, उसमें ये होगा कि उसकी फिजिकल सलाहियतों को फ़र्क पड़ेगा, और उसके अलावा बच्चा जो है वो पढ़ाई से दूर होगा। एक तो इसका ये एंगल हो गया, ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल इससे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इसका ज़्यादा दूसरा पहलू है, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा रेलिवेंट है, जो कि उससे मैं समझता हूँ कि ये मुल्क ज़्यादा इफेक्ट हुआ है दूसरे ममालिक की निस्बत, और उससे बच्चे भी उतना इफेक्ट हुए हैं और बड़े भी उतना इफेक्ट हुए हैं। मतलब कि सोशल मीडिया के बच्चों पे तो असरात हुए ही हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आजकल के नौजवान और इवन के बूढ़ों को किस तरह से बच्चों के साथ सोशल मीडिया ने इफेक्ट किया। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो कंटेंट है वो कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। आप देखें कि जिसका जो दिल चाहता है वो आके बोल देता है सोशल मीडिया पे। उससे क्या हो रहा है कि उससे जो हमारी नौजवान नस्ल है वो अपने इक़्तिदार से तो दूर हो रही है, साथ वो मिसगाइड भी हो रही है, किताबों से दूर हो रही है, और उन्होंने अपने आइडियल जो हैं वो गलत बना लिए। उससे क्या हो रहा है कि उससे मजमूई तौर पे बच्चों पे असर हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और बहुत ख़तरनाक ट्रेंड मैं समझता हूँ कि इसको रुकना चाहिए। आप देखें कि अगर हम ये हेल्थ सेक्टर की पर्टिकुलरली बात करें, या इसमें दूसरा जहाँ पे गाइडेंस से रिलेटेड है, तो आप देखें कि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि क्वालिफाइड नहीं हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आके लोगों को तरीके बता रहे हैं, नुस्खे बता रहे हैं, हेल्थ के टोटके बता रहे हैं। अब उसमें होता क्या है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस तरह से इफेक्ट होते हैं कि मेरे पास रूटीन में ऐसे केसेस आते हैं ना कि जी फलां वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, उसने तो ये बताया था एंग्जाइटी का या पैनिक अटैक का या इस तरह के मामलात का, मैंने उस पर अमल करके ये किया और जिसकी वजह से जो है मेरा मसला बिगड़ गया। उसके अलावा आप देखें कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर हेल्थ सेक्टर की मिसाल दूं, तो जैसे सबको ही पता है नॉर्मली के जो एक्सरसाइज है कार्डियो, वो दिल के लिए अच्छी होती है। अब इसमें आमतौर पे कैसी वीडियोस आती हैं जो कि डॉक्टर्स नहीं है दिल के, वो आमतौर पे टोटके बताते हैं, एक्सरसाइज कर लो तो दिल को ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। उससे क्या हो रहा है कि उससे लोग जो हैं वो उनको एक्सपर्ट समझ के उन पे अमल करते हैं। बड़ी सारी हार्ट की ऐसी कंडीशन है जिसमें जो दिल के डॉक्टर हैं वो मना करते हैं कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। अब आप देखिए, इसी तरह से अगर आप ज़हनी व नफ्सियाती अमराज की बात करें तो मेरे पास रूटीन में ऐसे केसेस आते हैं जिनको गलत इंफॉर्मेशन से मिसगाइड होकर उन्होंने अपना डिप्रेशन खराब कर लिया। आपके इस तरह की इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे कि आप आज़ादी इज़हार राय आपकी जी होती है, उसके लिए अब हम देख रहे हैं कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है कि अब हम सब भी कंफ्यूज हैं। इवन एआई से जितनी वीडियोस गलत जनरेट की जा रही है कि वो समझ ही नहीं आता कि ये रियल हैं या फेक हैं। कंफ्यूजन फैलाते भी हैं, सवाब की नियत से बड़े जो हैं वो शेयर कर देते हैं। और फिर दूसरा ये है कि ऐसी क्या जरूरत है कि वेस्ट ये फील कर रहा है कि बच्चों पर ध्यान देना, और पाकिस्तान ये चीज फील ही नहीं कर पा रहा है। देखें, बच्चे तो हमारे सबसे कीमती सरमाया हैं। अब आप देखें, जिनकी हम बात कर रहे हैं बच्चे, वो तो हमारे आने वाले 10-20 सालों में इस कौम का मुस्तकबिल है। तो जो लोग हैं, जो सिविलाइज नेशन है, वो देखती हैं कि जी हम अपने मुस्तकबिल के साथ क्या कर रहे हैं। अब आप देखें कि जो बच्चे जो ये इस तरह के सोशल मीडिया पे, मैं तो कहना चाहता हूँ, कुछ शोभदाबाजी का वर्ड यूज करना चाहता हूँ, वो देख के बड़े होंगे, किताबों से वो दूर होंगे, तो आप देखें कि हम अपनी आने वाली नस्ल को, इस कौम के मुस्तकबिल को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब आप देखिए, ये ना एक छोटी उम्र से ही ये चीजें डेवलप होती हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं वो तो कंटेंट को देख नहीं सकते इस मामले में कि सही क्या है, गलत क्या है। वो तो जो कंटेंट उनको अच्छा लगता है वो उसी को कंज्यूम कर लेते हैं। और ये इंसान की नेचर ये है कि जो बेहतर काम होते हैं उसमें हमें डिसिप्लिन की जरूरत होती है, जैसे स्टडी करना, काम करना, कोई भी और काम करना, उसमें डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अब सोशल मीडिया के जो ज्यादा इस्तेमाल से डिसिप्लिन की हमारे अंदर आ जाती है कमी। बच्चों को तो ऐसी चीजें चाहिए कि जिसमें डिसिप्लिन की कमी हो, सिर्फ फन हो। जहां तक जैसे मैंने बताया कि ये हमारे मुल्क में ये जो मसला है ये सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं है, बच्चे तो हैं ही इसके इफेक्ट। ये
ये बड़े भी इससे इस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं कि देखिए ना, कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है नहीं ना। अच्छा अली साहब, इसमें साइंटिफिकली भी अगर हम ऐड कर लें कि लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता बच्चों का, इसलिए भी जी ज्यादा बिल्कुल, बच्चों का जो लॉजिकल ब्रेन, और देखें दूसरा ना, जो सोशल मीडिया पे कंटेंट की रियलिटी ये है कि ज्यादातर कंटेंट वो देखा जाता है, वो वायरल होता है जिसमें इमोशनल एलिमेंट होता है। उसमें हकीकत से चाहे दूर हो लेकिन इमोशनल हो, इमोशनल अपील करे, चाहे वो देखने वाले को नुकसान हो जाए, लेकिन वक्ती तौर पे अगर उसकी जज्बाती अपील हो तो वो क्या करते हैं, वो कंटेंट जो है वो बच्चे आमतौर पे जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, कंज्यूम करने से फिर जो नेक्स्ट जो ज्यादा मसला होता है उस कंटेंट पे यकीन करना। मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, आज आप देखें कि वो इतने ज्यादा किताबों वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कह रहे हैं जी सोशल मीडिया पे जी हम जी इन्फ्लुएंसर बन जाए, कुछ ऐसा कर लें। अब आप देखें ना, जब ये एक ट्रेंड होगा तो फिर उस मुल्क में कुछ साइंटिस्ट तो नहीं पैदा होते, कोई वर्ल्ड क्लास अली साहब डॉक्टर। अगर हम देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अगर हम देखें तो आइसोलेशन, आपको पता है बड़ों के लिए तो या छोटों के लिए जो भी है एक बहुत बड़ी सजा है, इससे बड़ी सजा नहीं है आइसोलेशन से बड़ी। लेकिन बच्चे एंटी सोशल हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, गुस्सीले हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से। ये क्यों हो रहा है और किस तरह से इनको अब वापस लाया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी रेलिवेंट बात की। जितने ज्यादा हम सोशल मीडिया यूज करते हैं उतने ही हम लोनली होते जाते हैं, क्योंकि देखिए बात यह है कि लोगों से मिलना, बात करना, मिलना जुलना इंसान की नेचर में है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, हम एक शख्स जो है वो हजारों लोगों के साथ कनेक्ट है। बिल्कुल, आप देखें किसी के फ्रेंड्स या फॉलोअर्स वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप देखें तो दो लोग नहीं मिलते कि जो उनको जानने वाले होते हैं। इस वजह से लोनलीनेस तो हो रही है। अब जहां तक बात की बात है कि लोनलीनेस से कैसे निकला जाए, देखें इससे निकलना चाहिए। लोनलीनेस जो है वो किसी भी उम्र में हो, वो बहरहाल आपकी ज़हनी व नफ्सियाती सेहत के लिए बड़ी डैमेजिंग होती है। अब उसमें निकलने का ये तरीकाकार है कि आप ना अपने रिलेशनशिप को रियल लाइफ में लेके आए, रियल वर्ल्ड में लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। सोशल मीडिया पे आपके जी 50,000 फॉलोअर्स या फ्रेंड्स की निस्बत बेहतर है कि आपके पास 5 रियल लाइफ में लोग हों। आप देखें कि आज के इंसान इतना तनहा हो गया, बच्चे तो बच्चे बड़े, कि हमारे पास कोई 2 लोग नहीं है जिनसे हम अपना आप शेयर कर सके, दुख सुख के साथी नहीं है, हम किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकते। अब जब बच्चों को सोशल मीडिया में आएंगे, फिर आगे AI जनरेटेड का मामलात आ गए हैं, फिर वो इसी से गेमिंग वगैरह के मामलात रिलेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि फिर बच्चों का रियल लाइफ से जो है वो दूर होते जाते हैं। जितना सोशल मीडिया पे रहेंगे रियल लाइफ में दूर होते जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि बच्चों ने रियल लाइफ में पढ़ना है, उन्होंने प्रोफेशन में जाना है। इसकी वजह से फिर ये होता है कि जो बच्चे हैं वो नॉर्मल रिलेशनशिप बनाने के काबिल नहीं रहते। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स के साथ चिड़चिड़ा रवैया, वो हर वक्त सोशल मीडिया में रहना चाहते हैं, पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके अपने कुलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और यही शायद जरूरत जो है वो वेस्ट ने फील की और अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। और अब हम देखें, पहले कहा जाता था कि बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अब हर बच्चे को व्लॉगर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। पाकिस्तान को कितनी जरूरत है कि ये कंटेंट पे चेक रखें और इस पर अब थोड़ा सा गौर जी हमारे मुल्क में ज्यादा जरूरत है। वो इस वजह से कि रेगुलेशन ना होने की वजह से इशू फिर वही आ जाता है कि अब देखें ना, ज्यादातर बच्चे हैं या बड़े हैं, हर शख्स जो है वो एक हद तक टाइम जो है वो कर रहा है सोशल मीडिया पे। लेट्स से कोई 4-5 घंटे करता है, कोई 10 मिनट करता है। अब उस 10 मिनट में अगर आप एनालिसिस करें या 4-5 घंटे जो करता है एनालिसिस करें, तो ज्यादातर वो कंटेंट उनके सामने आता है जो वायरल नेचर का है, और वो कंटेंट जो वायरल नेचर का होता है वो ज्यादातर रियल नहीं होता। उसमें देखिए, क्योंकि जैसे मैं तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं कि आए रोज, एक तो आप देखें ना मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें बच्चों के हवाले से, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस इस मुल्क में बढ़ी है। मैं कहता हूं कम हुई है। हालांकि कम क्यों हुई है? क्योंकि कंटेंट ऐसा ज्यादा आ गया जो कि गलत सब स्टैंडर्ड कंटेंट है। इसकी वजह से जितना हम ज्यादा बोलते हैं इवन हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, पर्सनल ग्रूमिंग पे, तो जब कंटेंट गलत आता है तो वो मिसगाइड होते हैं। मैं कहता हूं कि हमारी अवेयरनेस बढ़ी नहीं है, हमारी अवेयरनेस कम हुई है। और जी, और किस वजह से कम हुई है? सब स्टैंडर्ड कंटेंट की वजह से। तो अब देखिए ना, इस मुल्क में कितनी ज्यादा जरूरत है रेगुलेशन की। देखिए जब भी कोई भी बच्चा है ना, खास तौर पे आखिर में मैं बताता हूं, जब भी कोई बच्चा है ना जी, तो उसमें यह है कि बच्चे देखते नहीं है कि कौन ऑथेंटिक पर्सन है कौन नहीं है। आम लोगों को भी अंदाजा नहीं होता। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जरूरत है, ये मुतालबा लोगों को आगे और यकीनन हुकूमत को इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। प्रोग्राम में वक्त हो गया जनाब ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और अब वक्त हुआ चाहता है कि जान लिया जाए कि मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या है, मौसम वहाँ पर कैसा है।
बादल मंडला रहे हैं या फिर सूरज ही है जो कि आंखें दिखा रहा है, तो यहाँ फिर बर्फबारी हो रही है। ज्यादा दूर चली गई हैं आप। बहुत दूर चली गई, स्वेटर पहन गई ना, बर्फबारी बतानी है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि जी मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रही। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। NDMA के मुताबिक मौसमी सूरत हाल के बायस धुंध की शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्किल है। मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। कोहिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी हो सकती है। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने का इम्कान है। सयाहों और मुसाफिरों से अपील की गई है कि पहाड़ी इलाकों के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में खून जमा देने वाली शदीद सर्दी का राज बरकरार है। गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 11 और कम से कम 1 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। कलों के बादशाह स्कर्दो की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 6 और कम से कम -2 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर की, जहां अक्सर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 21 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 13 और कम से कम -1 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लिए चलेंगे आपको पेशावर, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 23 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि सवात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 11 और कम से कम -2 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, बडग्राम, बाजोड़, मोहम्मद, कुरम और खैबर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बारिश का इम्कान है। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां अक्सर अजला में मौसम सर्द और कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, जबकि मलिका कोहसार, मरी और गलियात में बारिश का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर की बात करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 23 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का जिक्र करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 22 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान की बात करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 24 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी पंजाब के चंद अजला में स्मोग और धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। और अब रुक कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे बलोचिस्तान को और आपके साथ शेयर करते हैं बलोचिस्तान का मौसम, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। कोयटा की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 17 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, योब, पशीन, कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। और नाज़रीन, अब रुक करते हैं वादी मेहरान यानी सूबा सिंध का, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची की बात करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 30 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 25 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सखर, रोहड़ी, शिकारपुर, कश्मोर, लाड़काना, मंजोड़, दोड़ो और गिरदोनवाह में धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी तो नाज़रीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। आपने जाने कि मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत रहेगा और क्या सूरत हाल रहेगी, वो आपने जानी। अब प्रोग्राम में जी आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जी मुत्तहदा अरब अमारात ने रिहायशी और इमिग्रेशन कवानीन में मज़ीद सख्ती करते हुए वाज़ेह किया है कि अब मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को छुपाना, रिहाइश देना या मुलाजमत
फराहम करना संगीन जुर्म तस्वुर होगा। इस हवाले से सख्त कार्रवाई और भारी सजाओं का नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया है। सरकारी इदारे के ने एलामिया जो जारी किया है उसके मुताबिक ऐसी किसी भी सहूलतकारी पर 5 मिलियन दिरहम तक जुर्माना आयद किया जा सकता है, जबकि ज़रूरी समझने पर कैद की सज़ा भी दी जाएगी और हुकाम ने इस अमल को कौमी सलामती के खिलाफ जुर्म करार दिया है। इसके अलावा रिहायशी कवानीन में मजीद निकात शामिल हुए हैं, जिनके मुताबिक विजिट वीज़े पर काम करना बराह रास्त खिलाफ कानून करार दिया गया है और इस पर 10,000 दिरहम से ज़ायद जुर्माना आयद होगा। जाली रिहायशी दस्तावेज़ात बनाना, इस्तेमाल करना या फिर फराहम करना एक संगीन जुर्म है जिस पर 10 साल तक कैद की सज़ा रखी गई है। अमराती हुकाम के मुताबिक लेबर मार्केट को महफूज रखने और इंसानी वसाइल के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इमिग्रेशन के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। हुकाम ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और किसी किस्म की नरमी या रियायत नहीं दी जाएगी। अमारात का कहना है कि यह सख्त इक़दामात मुल्क में रिहायशी नस्ब, मुआशी शफाफियत और कौमी सलामती के तकाज़ों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए किए गए हैं। तो जी ज़बरदस्त इक़दाम है। अगर वो अपनी कौमी सलामती के लिए सारी पाबंदियाँ लगा रहे हैं तो बेहतर है और हर मुल्क ये राइट रखता है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मौजू जो है वो शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ख़ानदानी ज़िंदगी के एक ऐसे नाजुक पहलू से ये मौजू जुड़ा है जिस पर बात कम की जाती है मगर असरात बहुत गहरे होते हैं। वालिदैन की दानिस्ता या नादानिस्ता तरजीहात जो हैं वो खामोश रवैये जो बचपन में जन्म लेते हैं और वक्त गुजरने के साथ बहन भाइयों के मजबूत रिश्तों को कमज़ोर कर देते हैं। क्या एक बच्चे को ज़्यादा चाहना फितरी इंसानी रवैया है या यही फ़र्क या सलूक बच्चों की शख्सियत, खुद एतमादी और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ को मुतासर करता है? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशन कोच मिसेस खान। मिसेस खान, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा कि वालिदैन के रवैये बच्चों की शख्सियत की तश्कील में क्या किरदार अदा करते हैं और ख़ास तौर पर अगर हम फेवरेटिज्म के तनाजुर में देखें। ये देखें कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जो है हर जगह ही चलता है। यहाँ तक कि अब आप देखेंगे कि घर में भी यही चीज़ें चल रही होती हैं। बाज़ बच्चा बहुत लाडला होता है, बाज़ बच्चे को हमेशा धुतकारा जाता है, उसको हमेशा लेट डाउन किया जाता है, उसकी बात को कोई वे नहीं किया जाता, उसकी बात को कोई वजन ही नहीं दिया जाता, उसकी बात को सुना ही नहीं जाता। वो बच्चा हालांकि सही होता है लेकिन चूंकि वो बच्चा दूसरा लाडला होता है उसकी बात को हमेशा सुना जाता है और दूसरे की बच्चे को रद्द किया जाता है। हमेशा उस बच्चे को जो लाडला होता है उसको हर चीज़ में हिस्सा भी ज़्यादा दिया जाता है। उसको खाने की कोई मीठी चीज़ हो, चॉकलेट्स हो या कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो वो ठुन ठुन करता है, यानी वो ज़्यादा ज़िद भी करता है। वो ज़्यादा माँ बाप के क्लोज होता है तो वो हमेशा ज़िद करके उस बच्चे का भी हिस्सा आधा ले लेता है। जो बच्चा निगलेक्टेड हो, जो बच्चा निगलेक्टेड हो उसकी हर चीज़ पर हावी होता है, उसकी हर चीज़ को वो इस्तेमाल करता है। और माएँ जो है निगलेक्ट करती हैं, कोई बात नहीं बेटा तुम्हारा छोटा भाई है, कोई बात नहीं बेटा तुम्हारी छोटी बहन है, अगर उसको दे दिया तो कुछ नहीं हुआ। और ये चीज़ उस बच्चे को बहुत हर्ट करती है। आप वो जब आपके बच्चे हों, चाहे 2 हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हों, आपको इक्वली उनको लेकर चलना चाहिए ताकि ये बच्चों में जो एक हैबिट्स होती डेवलप हो जाती हैं कि वो बच्चा तो हाँ है ही लाडला, उसको मिलेगा ही ज़्यादा। मैं तो हूँ ही अम्मी का लाडला, हूँ ही नहीं, मैं तो फिका हुआ बच्चा हूँ। या तो वो बच्चे बाज़ दफ़ा ये भी कह देता हूँ मेरा ख्याल अम्मी मैं तो आपका बच्चा ही नहीं हूँ, मैं तो कहीं से लाया हुआ बच्चा हूँ। आप तो मुझे ज़्यादा प्यार भी नहीं करती, आप तो मुझे ज़्यादा कभी चीज़ भी नहीं देती, हमेशा पॉकेट मनी भी उसको ज़्यादा मिल जाती है। और वो अपनी थोड़ा सा रो धोकर और अपनी थोड़ा सा बूस्ट पना दिखाकर वो हर चीज़ मांग लेता है, हर टॉय उसको मिल जाता है। और इस तरह के वाकयात नॉर्मल रूटीन में भी देखने को मिलते हैं। मेरी नज़र से भी इस तरह एक वाकया गुजरा था। एक बच्ची ने अपनी माँ को कहा कि जब मैं बड़ी होंगी ना और मैं जब माँ बनूंगी ना तो मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करूंगी, आप इतना प्यार नहीं करती हैं। तो बच्चे बड़े मासूम होते हैं और सच बोल देते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जहाँ एक बहन और एक भाई है तो माँ का रुझान ज़्यादा बेटे पर होता है कि मेरा एक ही एक बेटा है और वालिद जो है वो बेटी से ज़्यादा प्यार कर रहा होता है।
ये कितना फ़र्क होता है। और फिर बेटी समझ रही होती है कि माँ मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, ये तो मतलब इनका तो लाडला मेरा भाई है। और जो बाप होता है वो वहाँ से परेशानी होती है कि बच्चा समझ रहा होता है कि ये बाप की लाडली है। तो ये कितना क्लैश आता है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी चीज देखी गई है घरों में कि बेटा जो होता है वो ज्यादातर माँ का लाडला होता है, बेटी जो होती है बाप की लाडली, बेटी जो होती है बाप की लाडली होती है। वो भी फिर टसन घर में चल रहा होता है। हाँ, तुम्हें तो अब्बू दे देंगे, और वो कहेगी तुम्हें तो अब्बा अम्मी दे देंगी, तुम्हें तो अब्बू दे, बस यही रहता है घर में। हाँ, तो वो बच्चे जो हैं वो नफसियाती थोड़े से हो जाते हैं। देखें, अगर उनके दिलों में ये आ जाए कि तुम्हें तो बाप प्यार करता है, तुम्हें तो माँ प्यार करती है, ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमेशा माँ बाप को इक्वली देखना चाहिए। दोनों बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा लाडला माँ बाप का है या वो ज़्यादा लाडली अम्मी की है या वो ज़्यादा लाडला अब्बा का है। अगर अम्मी नहीं लेकर देंगी तो अब्बा ले देंगे, अगर अब्बा नहीं देकर देंगे तो अम्मी दे देंगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो नफ़रतें जन्म देती हैं शुरू से। ये जड़ है, ये हमने बीज बो दिया है बचपन से कि वो उसको चाहता है, वो उसको चाहती है, वो वहाँ से उसको ज़्यादा मिलेगा, वहाँ से उसको कम मिलेगा। तो ये चीज़ें ग्रो होती रहती हैं। जब वो बढ़ते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें ये चीज़ें बिल्कुल ड्रिल कर जाती हैं और बिल्कुल पुख्ता हो जाती हैं, और वो आपस की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं जी। और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो ये देखो नफरतों में ये चीजें पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल मिसेस खान, वो आपस में नफरत बहन भाई करने जो इस लग माहौल जाते में हैं। परवान चढ़े बड़े हुए, उनमें उनके दरमियान तो आपने बताया कि ये चीज़ पैदा हो जाती है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे अगर हम देखें तो वही बहन भाई जब माँ बाप बन जाते हैं और इस फेज में दाखिल होते हैं, तो क्या वो भी जो बचपन से देखते आए हैं, आपको क्या लगता है कि इसी तरह करते हैं, रुझान ये होता है, या वो फिर उसके उलट करते हैं? अब आप दोबारा दोहराएंगे? जी ये तो मिसेस खान, मैं आवाज़ यही ही कह रहा नहीं हूँ कि आ रही। यही बच्चे जब बड़े होकर शादीशुदा हो जाते हैं, बच्चों वाले हो जाते हैं, तो ये भी अपने बच्चों के साथ वही रवैया रखते हैं जो इन्होंने देखा होता है, या फिर ये उसके मुतजाद चलते हैं और अच्छे माँ बाप साबित होते हैं, फेवरेटिज्म पे यकीन नहीं करते, सबको इक्वली जो है वो अटेंशन देते हैं, केयर देते हैं? इक्वली ट्रीट करना वैसे एक बात बताऊं थोड़ा सा मुश्किल भी है। मैं बताऊं, छोटा बच्चा हमेशा लाडला होता है, छोटा है ना चूंकि, तो अटेंशन माँ बाप की छोटे बच्चे पर ज़रा ज़्यादा होती है। लेकिन उनको ये बताना चाहिए बड़े बच्चों को, या तो उनको इस तरह ट्रेन करें कि देखें बेटा ये आपका छोटा है, ये छोटा है तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लव अफेक्शन या व्हाटएवर वो मांग रहा है, तो ताकि वो जितना करे सीख तो रहा है, दे समझ रहा है। ताकि ज़रा बच्चे बड़े भी समझ जाए कि हाँ ये तो अभी छोटा सा है, तो ही नीड्स मोर केयर, ही नीड्स मोर लव। तो ये चीज़ें बड़े बच्चों को अगर समझ में आ जाए तो ये चीज़ें ना रहे। लेकिन ये चीज़ें भी बहुत प्यार से समझानी पड़ती हैं, और मेरा ख्याल अगर आप समझ में आ जाए बड़े बच्चों को, तो बड़े बच्चे भी जो है छोटे बच्चे का केयर करते हैं। लेकिन यू हैव टू हैंडल देम वेरी केयरफुली, और बहुत तरीके से समझाना पड़ता है कि ये छोटा है ना, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। ये छोटा है ना, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर और हिम, क्योंकि नहीं तो वो इधर उधर चला जाएगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बड़े बच्चों को समझाएंगे तो वो समझदार होते हैं, तो समझ जाते हैं चूंकि ये छोटा है तो इसको पहले दे दो। वो यहाँ तक के बाज़ दफ़ा बच्चे समझदार इतने हो जाते हैं कि वो अपनी चीज़ में से भी थोड़ी चीज़ छोटे को भी दे देते हैं। तो छोटा तो इतना खाएगा पिएगा नहीं। यकीनन मिसेस उसकी खान बाकी बहुत चीज़ें तो दुरुस्त बड़े ही फरमाया फिर खा आपने कि लेते हैं। वालिदैन की बहुत जिम्मेदारी होती है, और छोटे और बड़ों का ये डिफरेंस और प्यार मोहब्बत वालिदैन की जिम्मेदारी है कायम करना। लेकिन बहुत जगहों पर हम ये भी देखते हैं जहाँ दो बहनें होती हैं और बहुत कंपेयर किया जाता है कि ये तुम तो काली हो या एक गोरी हो या एक प्यारी हो, तो उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी मिलती है घर में भी। तो ये कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, आगे जाकर एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाती हैं और वो पसंद नहीं कर रही होती हैं एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि बचपन से वालिदैन ने ये कह दिया होता है कि ये अच्छी नहीं है और ये अच्छी है। मेरा ख्याल ज़्यादातर तो आजकल माँ बाप इतने ज़्यादा पॉलिश्ड है, इतने ज़्यादा अवेयर है, इतने ज़्यादा एजुकेटेड है
कि वो काले और गोरे बच्चे में फ़र्क नहीं करते अब। वो फ़र्क करते हैं कि कौन रिज़ल्ट अच्छा ला रहा है, वो फ़र्क करते हैं कि कौन बच्चा बेहतरीन है अपनी चीज़ों में, कौन सा बच्चा मास्टर है। जैसे कुकिंग में कौन सी बच्ची अच्छी है, रिजल्ट कौन अच्छा ला रहा है, और चीज़ें XYZ में कौन ज़्यादा बेहतर है। वो काले रंग को गोरे रंग को लेकर अब नहीं बैठते। काला रंग और गोरा रंग डजंट मैटर नाउ। वो दैट वाज अबाउट मिसेस खान, इन अदर वर्ड मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब वो रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं कि ये तो निकम्मी, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह से बोलते हैं। फ़र्क ज़रूर करते हैं। दो लड़कियां जहां हों, स्पेशली मैं ये रुझान देखा है कि एक लड़की को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही होती है अगर वो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग बेहतर है दूसरी वाली से। हाँ, ये बात है। एक लड़की निकम्मी है, बैठी रहती है, अपना फोन लेकर बैठी रहती है, किताबें वो लेकर बैठी रहती है, अपने ये नॉवेल्स लेकर बैठी रहेगी, या फजूलियात में पड़ी रहेगी, फ्रेंड्स में पड़ी रहेगी, उधर जाना है इधर जाना है। और एक लड़की फोकस्ड है अपने काम में, अपनी चीज़ों में, अपनी प्रायोरिटीज़ उसकी क्या है, उसको पता है कि उसको होमवर्क करना है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आने हैं, उसको अच्छे मार्क्स चाहिए। शी हैज़ टू एक्सेल इन द क्लासरूम। उसको वहाँ पे उसको क्लास में उसकी बेइज्जती ना हो, टीचर उसको अप्रिशिएट करे। तो उसके दिल में ये चीज़ें होती हैं। बाज़ बच्चों के वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। वो बच्चे चाहते हैं कि हम गुड रिजल्ट्स लाएं, हमें अप्रिसिएशन मिले। और बाज़ बच्चे बहुत लाउबाली होते हैं, बहुत मैं कहूँगी द वर्ड ये निगलेक्टेड इसीलिए हो जाते हैं कि वो किसी काम के ही नहीं होते। उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती और दे डोंट इवन केयर, दे डोंट इवन बॉदर कि हम अपने आप को अपग्रेड मिसेस खान, करें। एक तरफ तो ये बच्चे हैं जिन्हें ज्यादा केयर नहीं दी जाती, ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, तरजीह दी जाती है। ये बच्चे भी आगे चलकर नफसियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि ये बाहर दुनिया से भी वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और शायद उस चीज़ के लिए इतना ट्रेंड नहीं होते, इन्हें इतना पैम्पर किया गया होता है। देखिए, अगर आप पैम्पर्ड बच्चे ने तो वो किसी काम के नहीं रहते। अगर आप उनको ज़्यादा प्यार मोहब्बत दें और उनको टोके ना और उनको सिखाए ना, उनको हर तरह से हर स्टेप पे उनको बताए ना, ये माँ बाप ही लेकर चलते हैं, माँ बाप ही उनको बताते हैं। क्योंकि मदर इज़ द फर्स्ट ट्रेनर, शी इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ अ बेबी, शी इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। अगर माँ ही उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाएगी तो वो पैम्पर्ड चाइल्ड जो होगा और स्पॉइल्ड हो जाएगा। वो हर जगह उसको क्या होगा, मार खाएगा, हर जगह वो पीछे रहेगा। जिस बच्चे के साथ ज़रा सख्ती हुई हो, जिस बच्चे को पता हो को ये मेरी प्रायोरिटीज़ है, ये मेरा टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, कि ये मेरा टाइम उठने का, ये मेरा टाइम जाने का है, आई शुड बी लेट टू स्कूल, आई शुड डू माई वर्क ऑन टाइम। तो ये चीज़ें जो हैं शुरू से ही बच्चों में डालनी चाहिए, इन्फ्यूज करनी चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी है। हमें सिखाया जाता था टाइम, व्हाट इज टाइम, टाइम इज एवरीथिंग फॉर यू। अगर टाइम को अगर आप लेकर नहीं चलेंगे तो आप यू आर अ फेलियर इन योर लाइफ, यू नो। तो आपको टाइम का बहुत ख्याल करना आपने चाहिए। मिसेस खान, अब इसका सोल्यूशन क्या है? खानदान में इंसाफ और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ कैसे कायम रखा जा सकता है और बैलेंस कैसे किया जा सकता है बच्चों में? बैलेंस देखें, बैलेंस करना तो अभी भी मैं कहूँगी मुश्किल है। गो के माँ बाप पढ़ लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आपको जब कहीं बैठेंगे तो बताएंगे वो बच्चा जो है ना मेरा, वो बड़ा लायक है, वो मेरी बड़ी बात सुनता है। जो दूसरी बच्ची है ना वो बड़ी लाउबाली है, वो हर चीज़ को बड़ी आराम से लेती है, एंड शी डजंट केयर एंड शी डजंट बॉदर अबाउट हर क्लोथ्स, अबाउट हर यूनिफॉर्म, अबाउट हर होमवर्क। शी इज़ अ वेरी केयरलेस गर्ल। ये होता है। और जो दूसरी बच्ची है वो बड़ी इंटेलिजेंट है, वो हर perfect है, she is perfect in everything, and the other one is just लाउबाली। तो ये चीज़ें जो होती हैं अगर उसके सामने भी कहीं जाएं तो वो और हर्ट करके वो और ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो और कहती है मैं तो हुई बदनाम। जब उसको आप बदनाम करेंगे तो वो तो और ज़्यादा नीचे जाएगी। लेकिन अगर आप इसी बच्चे को
एप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा सा उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, थोड़ा सा उसको प्यार मिलेगा, बेटा नहीं तुम उससे बहुत अच्छी हो, वो तो कुछ नहीं है, तुम्हें ज्यादा क्वालिटीज हैं, तुम ये भी कर सकती हो, तुम वो भी कर सकती हो, तुम करके तो देखो, सुबह उठो, देखो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो, देखो डू योर होमवर्क, बी ऑन टाइम, डू योर होमवर्क, अपना सारा काम मुकम्मल करो, अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छे रहो. इट्स नॉट दैट यू आर अ स्टूडियस गर्ल, यू कैन बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्स गर्ल. आपको स्पोर्ट्स में अच्छे सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, आपको और चीजों में आपको अप्रिशिएट किया जा रहा मिसेस है. खान, ये तो आपने तरीका बता दिया कि कैसे बच्चों को डील किया जा सकता है. लास्टली ये बता दें कि आजकल के वालिदैन ज्यादा अवेयर हैं, बच्चों को बेहतर तरीके से रख रहे हैं, या पुराने वक्तों के वालिदैन ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को पालते थे? अच्छा, इस पर तो मैं अपना मौक़िफ़ ये दूंगी कि पहले वालिदैन जो थे वो ज़्यादा फोकस थे अपने बच्चों पर, सही, वो ज़्यादा टाइम देते थे अपने बच्चों पर, वो ज़्यादा विजिलेंट थे, वो ज़्यादा देखते थे कि उनका बच्चा अब क्या कर रहा है, कहाँ है, कब आएगा बाहर से. एक टाइम होता था उसको. आप रात होने से पहले, अजान होने से पहले बच्चे घर पे आ जाते थे. अब अजानें होती हैं, नमाज हो जाती है तो टी 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 गाड़ियों की आवाज़ें आ रही होती है, बच्चों को गाड़ियां उनको लेने आ जाती हैं, दोस्त आ जाते हैं, और क्या होता है वो बाहर वो स्ट्रीट्स पर बैठे हुए, कुर्सियों पर बैठे हुए सिगरेटें पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं, और इसी तरह वो दूसरी लतों में लग जाते हैं. आपको पता ही है मैं क्या कह रही हूँ कि दूसरी बुरी लतों में भी लग जाते हैं. तो अब आप देखें कि आपकी सोसाइटी कहाँ जा रही है. ये आपके दोस्त ही लेट नाइट आते हैं और ये परमिट क्यों कर रहे हैं. आप उनको जरा सख्ती से बच्चों को कहें कि नाउ दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्टडी एंड गो टू स्लीप अर्ली. अब जो हमारे यहाँ रुझान हो गया वह है लेट स्लीप का. ये देखें, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी ऑल ओवर सोसाइटी के लिए ये बड़ा खतरनाक है. आप ऑफ कोर्स मिसेस खान बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि मुआशरे को अब बेहतर होने की जरूरत है. रवैये बदलते जा रहे हैं, लेट नाइट स्टे करना और लेट नाइट आउटिंग करना एक ट्रेंड बन चुका है. तो बच्चों को भी चाहिए, वालिदैन को भी चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल रखें और मुआशरे को बेहतर समत में लेकर जाएं. और अगर बात की जाए कि कमज़ोर बच्चे पर तवज्जो नहीं दी जाती और जो बहुत बेहतर होता है उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो कमज़ोर बच्चे पर तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी है. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो है मिसेस खान ने दी है कि बच्चों की ज़िंदगी में डिसिप्लिन आप लाएं. अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज. मैं मेरे एक दोस्त थे तो वो मुझे यूके होते तो ना वीडियो कॉल पे मुझे दिखा रहे थे कि सुबह 4 बजे मतलब वो दिखा रहे थे कि इस कदर रश था, और यानी लोग जो हैं वो लग रहा था कि ये शाम का कोई वक्त है हमारे लिए, तो कि लोग निकले हुए और शाम को सन्नाटे थे जिस तरह से पता नहीं वहाँ पे हु का आलम है, कोई है ही नहीं. तो हमें भी सोते रहते हैं, रात में जागते रहते हैं. हमें भी ये सूरज की रोशनी जो है से इस्तेफादा करना चाहिए. हमारा दीन भी यही सिखाता है हमें कि हमें जल्दी उठना चाहिए ताकि हम अपने जो मामलात हैं इनको जल्दी ही सरअंजाम दे लें और फिर बर वक्त हम जनाब नींद भी अपनी जो है वो पूरी कर सकते हैं. तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद दीगर मौज़ूआत शामिल करेंगे. देखते रहिए सुनो पाकिस्तान. स्टे विद अस. प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों, खास तौर पर यूरोप और एशिया में फ्लू की एक नई और एक खतरनाक लहर फैल रही है. अस्पतालों पर शदीद दबाव देखने में आ रहा है. कई मुल्कों में अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं. बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में रोज़ाना औसतन 2600 से ज़्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 50% ज़्यादा है. जी बिल्कुल. और बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है कि ये सूरत हाल कोविड के बाद अस्पतालों पर सबसे बड़ा दबाव है. आयरलैंड में भी कई अस्पतालों के वार्ड्स भर चुके हैं, जबकि बच्चों और बुजुर्गों में मुतासरीन की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है. सूरत हाल के पेश नज़र यूरोप के बाज़ ममालिक में स्कूल आरजी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जबकि कुछ हिस्सों में तालीमी इदारों के औकात कम कर दिए गए हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो सुपर फ्लू की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है. ज़राए के मुताबिक मुल्क के लिए अगर बात की जाए जो नमूने हासिल किए गए तो 20% नमूनों में सुपर फ्लू के आसार और अलामात पाई गई हैं. और तिब्बी के मुताबिक कि पाकिस्तान में इसके असरात निस्बतन कम शिद्दत के पाए गए हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में बुजुर्ग आबादी की तादाद कम
और मौसमी पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ है, शायद ये भी एक वजह हो सकती है। और डॉक्टर्स ने जी सुपर फ्लू से महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की ताकीद की है, ख़ास तौर पर बुजुर्ग अफराद और दायमी अमराज में मुब्तला मरीजों और कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम रखने वालों के लिए एहतियात और बचाव के पेशगी इक़दामात इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सुपर फ्लू है क्या और ये किस तरह सेहत को मुतासर करता है और इसकी इब्तदाई अलामात क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे लंदन से हमें ज्वाइन किया है कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ये सुपर फ्लू क्या है और ये आम फ्लू से कितना मुख्तलिफ है और कितना ज़्यादा ख़तरनाक है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सुपर फ्लू के बारे में काफ़ी सनसनी फैली हुई है जी। तो सुपर फ्लू भी एक फ्लू वायरस ही है। छोटी सी एक चीज़ यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँगा कि फ्लू वायरस के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को थोड़ा चेंज कर सके। तो फ्लू से बचाव की जो वैक्सीन्स बनती हैं इसी लिहाज से वायरस को देखते हुए बनती हैं। तो इस दफ़ा इस वायरस में थोड़ी सी ज़्यादा कैपेबिलिटी देखी गई है कि ये थोड़ा सा चेंज हुआ है और इस वजह से ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो रहे हैं और शायद अलामात भी थोड़ी ज़्यादा शदीद हैं लोगों में। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये भी एक फ्लू वायरस ही है और जो सुपर फ्लू वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये इज़ नॉट अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो शायद इसमें बारे में सनसनी ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल ये भी फ्लू वायरस है। अलामात के बारे में जिस तरह फ्लू वायरस की अलामात होती हैं उसी तरह इस वायरस की भी अलामात होती हैं, जैसे कि आमतौर से तेज़ बुखार आना, जिस्म में दर्द होना, खांसी नज़ला महसूस होना, बाज़ औक़ात ऐसा भी महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा थकन है और खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा है। तो इसी तरह बाकी फ्लू वायरस की तरह इसकी भी अलामात हैं। अच्छा इमरान साहब, आप इसे यही करार दे रहे हैं कि ये थोड़ा सा फ्लू से ताकतवर है लेकिन है उसी फॉर्म का। हम देख रहे हैं जिस तरह मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो नए नए रंग दिखा रही हैं, तो अब ये जो वायरस हैं, ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये भी मज़ीद ताकतवर रूप में हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब इसे सुपर फ्लू कहा जाए या इसे फ्लू का ही नाम दिया जाए, किस हद तक ये ख़तरनाक हो सकता है बकौल आपके, और क्या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है या उसी तरह जो मामूल का इलाज होता है डॉक्टर्स के ज़रिए वही रेकमेंडेड? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही कहूँगा कि इससे कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया भर में जो एक्सपर्ट्स हैं वायरसेस को और बीमारियों को एनालाइज कर रहे होते हैं, अभी तक इसके बारे में, इस वायरस के बारे में कोई खुदा न खास्ता ऐसी मालूमात नहीं आई हैं जैसे कि कोविड वायरस था। तो यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं जिससे इस वायरस से बचाव हो सके। मसलन और अगर आवाम को इस बात का पता हो कि किन चीज़ों से आप बेहतर महसूस कर सकते हैं या वायरस से बेहतर मुकाबला कर सकते हैं, तो वो भी इसमें अहम चीज़ है। तो एक तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान शायद नेचुरली को फेवर करता है इस लिहाज से कि पाकिस्तान जो है में यंग आवाम ज़्यादा है। तो कॉमनली अगर हम देखें कि वायरस का अफेक्ट जो होता है वो आमतौर से ज़्यादा छोटे बच्चों में या फिर ज़्यादा एल्डरली जो उम्र जिनकी ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा इसका असर करता है। इसमें यही मैं कहूँगा कि आमतौर से बचाव की अगर बात की जाए तो बहुत एक अहम चीज़ वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन मैं यही कहूँगा कि अभी भी मौसर है। वैक्सीनेशन का तरीका ये कि आमतौर से जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो, या फिर अगर उम्र जिन लोगों की थोड़ी ज़्यादा है जैसे कि हम 65 साल या उस ज़्यादा उम्र के अफराद, उनकी वैक्सीनेशन हो तो बेहतर होता है। हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंट लाइन स्टाफ जिनका लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, अगर वो वैक्सीनेशन कराएं तो उनके लिए भी बेहतर होता है। फिर उन लोगों को, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि जिन लोगों का मुदाफ़ियाती निज़ाम थोड़ा कमज़ोर हो, जैसे कि अगर वो अफराद जिनकी कीमोथेरेपी वगैरह हो रही हो या फिर जिनको लॉन्ग टर्म कंडीशंस हों, जैसे डायबिटीज़ है, किडनीज़ की शिकायत है, जैसे कि जो लोग डायलिसिस वगैरह पे हों, जिनको हार्ट की, इनके दिल की या फेफड़ों की कोई लॉन्ग टर्म कंडीशंस हो। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि किन लोगों को वैक्सीन करवानी चाहिए। ये क्या आम फ्लू से डिफरेंट कोई वैक्सीन है या वही जो नॉर्मली फ्लू में लगती है वही वैक्सीन है?
जो नॉर्मल फ्लू में वैक्सीन लगती है जी। बिल्कुल वही वैक्सीन है। सही। उसके अंदर ऐसी इस बात की कैपेबिलिटी है कि इस वायरस को इसके साथ भी डील कर सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रा हमारे साथ शेयर कर दें ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए और लोग इससे बच सकें। क्या इसमें कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर है? क्योंकि स्मोक के भी देखेंगे खतरात मौजूद हैं। इसमें जी जो स्टैंडर्ड जो हम आम तौर से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो हमें एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करनी चाहिए वही इसके अंदर भी मौसर हैं। जैसे कि बहुत कॉमन चीज़ जैसे कि अपने हाथ साफ़ रखें, धोएं। अगर आपको फ्लू का वायरस है तो छींकते वक्त या खांसी के वक्त अपना मुंह कवर करें। आमतौर से ये देखा गया कि लोग टिश्यू यूज़ करते हैं या फिर हैंकरचीफ यानी कि रुमाल यूज़ करते हैं। अगर आप टिश्यू यूज़ करें तो उसको इस्तेमाल करने के बाद बिन कर दें, उसको साथ न रखें। सही। इसी तरह रुमाल के साथ भी ऐसी होता है कि अगर आप रुमाल इस्तेमाल किए तो आप उसको फ़ौरन चेंज कर दें, क्योंकि उसके अंदर अगर आप खांसेंगे या आपको छींक आएगी तो उसमें वो वायरस उसके अंदर आ जाएगा और वो तकरीबन 24 घंटे तक रह सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको डिस्कार्ड कर दें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप अगर बेहतर महसूस नहीं कर रहे, अगर आपको बुखार आ रहा है या तबीयत ज़्यादा महसूस हो रही है, ख़राब महसूस हो रही है, तो अगर घर से काम कर सकते हैं घर से काम करें। सही। लोगों से अपना इंटरेक्शन कम से कम रखते हैं अगर आपको इस तरह के अलामात हैं। और बाकी अगर आपको ये वायरस लाहक है तो कुछ चीज़ें यानी आप कि ऐसी हैं डॉक्टर जिससे साहब आप जैसे आपने तबीयत हम बेहतर महसूस कोविड में होती है। करते थे वही सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है इससे बचने के लिए। और दूसरी तरफ ये भी बिल्कुल, बताइएगा बिल्कुल। कि हम देखते हैं कि अगर फ्लू हो जाता है तो वायरल फ्लू के लिए ये कहा जाता है कि वो अपना वक्त लेकर ही जाता है। तो इन केस अगर जी, किसी ऐसा ही को है। उस वक्त से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लू हो जाता है तो कंडीशन में डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम इस बात को जानते हैं कि बाज़ औक़ात फ्लू वायरस से भी इंसान की हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो कॉमनली मैं उसमें ये कहूँगा कि अगर आमतौर से अगर ये देखा गया है कि 7 दिन हो गए, इनके 1 हफ़्ता हो गया और उसके सही। बावजूद अलामात बेहतर नहीं हो रही हैं, या फिर कोई ऐसी अलामात हैं जैसे कि सांस का चढ़ना, सीने में दर्द होना, या बाज़ औक़ात अगर खांसी के साथ खुदा न ख़ास्ता अगर खून आ रहा है तो ऐसी अलामात में, या जिस बहुत तेज़ बुखार है और उतर नहीं रहा है, तो उस सूरत में बिल्कुल डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अपनी लोकल हेल्थ के जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि बाज़ औक़ात फ्लू से तबीयत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप इन अलामात को ज़हन में रखें तो वक्त पे आप अपनी मेडिकल टेंशन हासिल कर सकते हैं और इससे बेहतरी इन आ सकती है। अलामात को जहन में रखना चाहिए और फिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। आप साथ ही मौजूद है डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने भी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद साहब, पाकिस्तान में भी सुपर फ्लू की जो है वो मौजूदगी का इंकशाफ आ रहा है, तो जो लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है और इसका इलाज क्या है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, असल चीज़ ये है कि ये जो सुपर फ्लू है ये हर साल होता है और ज़्यादा लीथल, क्योंकि वायरस म्यूटेट होती रहती हैं तो वो ज़्यादा विरुलेंट हो गई हैं, यानी कि उनसे जो शरह है बीमारी के सीरियस होने की और अमवात की भी वो बढ़ती जाती है। और ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है बच्चों को और बूढ़ों को, जिनका डिफेंस सिस्टम बॉडी का यानी इम्यून सिस्टम ज़रा वीक होता है। या वो लोग जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, या डायलिसिस करा रहे हैं, या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर है, ये वो वजूहात हैं। तो मैं समझता हूँ ये वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है जो ज़्यादा रिस्क पे है कि उनको जब फ्लू होगा और वो बहुत सीरियस हो जाएगा और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, उसको अनफॉर्चुनेटली वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, मसनूई मशीन जो सांस देने की है, और फिर अल्टीमेटली मोर्टेलिटी भी चांस बहुत हो जाता है डेथ का। तो इन लोगों को हमें वैक्सीनेट करना चाहिए अक्टूबर में। अब तो इट्स लिटिल टू लेट क्योंकि हम उसके शुरू हो चुका है ये सीज़न। तो इसलिए इस सीज़न में हम ये कर सकते हैं कि वो अपनी जो बीमारियां हैं जिनको हम कोमोबिडिटीज़ कहते हैं उनको कंट्रोल में रखें। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम, जो भी वो उसका इलाज है अपने मॉलिज से तल्लक रख के, और मास्क पहन के रखें, पुरहजूम जगह पे नहीं जाएं, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, बिकॉज अल्लाह ने पानी में बहुत शिफा रखा है। और अगर उनको ऐसा हो जाता है कि नज़ला ज़ुकाम इस किस्म का हो गया है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्योंकि अगर वो
अपनी फैमिली के साथ एक ही कमरे में सो रहे हैं या रहेंगे तो फिर सारी फैमिली में ये फैल जाएगा। और कोशिश करें कि अपने मॉलेज से रब्ता करें ताकि वो ये देख सके कि ये वायरल इन्फेक्शन ही है जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है। ऑल्दो एंटीवायरल दवाइयाँ काफ़ी हद तक इसमें मुफीद हैं। ऑस्लिटमाविर एक दवाई है, अपने मॉलेज से मशवरा करके अगर वो जल्दी खा ली जाए तो फ्लू को ज़्यादा डेंजरस होने से रोका जा सकता है। सही है जावेद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। सर इमरान साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। सर कुछ लोग जो है वो हम देखते हैं कि डाइट से कोशिश करते हैं कि निपटा जाए, को गर्म सूप है, यखनी है या फिर स्टीम ली जाती है, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा क्या बेनिफिशियल होती हैं और जो आपकी अद्वियात की ज़रूरत है उसको बिल्कुल ये कम कर सकती? जी बिल्कुल। आम तौर से फ्लू के लिए कोई ख़ास दवा नहीं होती, जैसे डॉक्टर साहब ने इसका जिक्र किया कि सेलेक्टेड लोगों के अंदर ही फ्लू की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। तो आम जो आप घर में ट्रीटमेंट्स हैं बिल्कुल ये मौसर होती हैं, जैसे कि पानी का इस्तेमाल, यानी कि अपने आप को हाइड्रेट रखना, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना, और पैरासीटामोल या पैनाडोल जो पाकिस्तान में कहलाती है इसका इस्तेमाल, और ये चीज़ें बिल्कुल काम करती हैं। और क्योंकि जिस्म आमतौर से इस फ्लू से खुद ब खुद लड़ता है और कुछ अरसे बाद, यानी कि आमतौर से 1 से 2 हफ्ते तक रिकवरी होती है, तो बिल्कुल ये चीज़ें मौसर हैं और इनको इस्तेमाल करना चाहिए। सही। इमरान साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये सारी चीज़ें मौसर हैं, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर जावेद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, इमरान साहब ने भी कहा लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बता भी रहे हैं क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का इन्वायरमेंट उस लिहाज से पाकिस्तानी अवाम को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं स्मोक का भी ख़तरा है, सर्दी भी बढ़ रही है, तो एक्सटर्नल कंडीशंस कितनी ज़्यादा हार्मफुल हैं इस फ्लू की वजह से? देखें, जाहिर है पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, ये तमाम की तमाम आपके जो डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको बहुत वीक कर देती हैं। और जब आपको जाहिर है एक इन्फ्लेमेशन या सोजिश हुई होती है, गले में खराश होती है, फेफड़े में खांसी होती है सूखी, और उसके बाद उसके ऊपर पोल्यूशन हो जाती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर फ्लू आपको हुआ है तो आपका सबसे ज़रूरी होगा कि अपने आप को आइसोलेट कर लें, अकेले रहें, घर में रहें, कमरे में रहें, और जैसे हम कह रहे हैं कि पानी का वाफर इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह लें, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने फिर विटामिन मिनरल्स वगैरह जो आपके क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाते हैं वो रखे हुए हैं। और अगर आप मॉलेज को कंसल्ट कर लें तो बहुत बेहतर है, ताकि वो आपको फिर तशख़ीस कर सके कि आया ये फ्लू ही है या ये पोल्यूशन की एलर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पोल्यूशन की वजह से एलर्जी हो जाती है। ये जितने भी पार्टिकुलेट हैं मटीरियल्स, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें पानी नलके का पीने से बहुत डर लगता है और हमें सांस लेने से बहुत डर लगता है, और ये एक इंतहा है कि मैं समझता हूँ कोई भी हुकूमत आज तक जब से पाकिस्तान बना है एक आम शहरी हमारे जैसे को ऐसी लग्जरी नहीं दे पाती कि हम आराम से खुल के सांस लें। डर डर के सांस लेते हैं हम, और डर डर के पानी पीते हैं कि इसमें बीमारियां ना हो। तो ये तो हुकूमती सतह पे ये होना चाहिए कि पोल्यूशन को किस तरह कम करना है। अनफॉर्चुनेटली ये जो इक़दामात होंगे पोल्यूशन को कम करने के, ये एक टेन्योर में हुकूमत के नहीं खातिर खा नचाए जाएंगे। इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए पॉलिसी की, लेकिन हुकूमतें पॉलिटिकल इसी चीज़ की कोशिश करते हैं कि वो उनके टेन्योर में एंड ऑफ द टेन्योर इलेक्शन अगले के करीब उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हों। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि ये इस तरह की वाकई ये लग्जरी लगती है कि ये देनी चाहिए साफ़ पानी और साफ़ सुथरा माहौल। और हम देखते हैं कि पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और फिर जगह जगह खुदाई शुरू कर दी जाती है। और फिर जब जनाब कोई वोट लेने का मामला होता है या फिर कोई और मकसद की तकमील होती है, तो तब जनाब वो रोड जो है मुकम्मल की जाती है, तब तक लोग अजियत के अंदर ही मुब्तला रहते हैं। प्लानिंग नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों।
और हम देखते हैं उज़ैर के ना, ये तो एक सारी एक्सटर्नल कंडीशंस है और साफ़ पानी का मिलना भी बहुत ज़्यादा नायाब है पाकिस्तान में। दोनों जो सूरत हाल डॉक्टर साहब ने बताई हैं बहुत तशवीशनाक हद तक हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लमेटिक हैं। इस पर काम होना चाहिए ताकि इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके और अपने आप को भी महफूज रखें और दूसरों को भी महफूज रखें। और जो कोविड वाली एहतियाती तदाबीर है ना, वही इस फ्लू में इख्तियार करेंगे तो आप बच मास्क का इस्तेमाल तो मेरा ख्याल है मामूल बना लेना चाहिए। और जैसे जैसे वबाएं आ रही हैं उनकी वैक्सीन्स भी आ रही हैं और फिर वैक्सीन से आप डरते भी हैं, तो बेहतर है कि आप इलाज से बेहतर परहेज ही है, परहेज करें। और हम चलते हैं ब्रेक पर, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और चाय हम पी चुके हैं और तस्करा हमने चाय का करना है। और चाय एक ऐसा मशरूब है जो जायके से बढ़कर सकाफत, रिवायत और रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। दिन की शुरुआत हो या गुफ्तगू का इख्तिताम हो या फिर कोई भी बात शुरू करनी हो या किसी भी गैदरिंग में बैठे हो तो कहते हैं चाल है या फिर गल करा। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है, क्योंकि चाय एक ऐसी एक वाइब है जिससे लगता है कि आपकी थकन दूर हो जाएगी, आपको जहनी ताजगी मिलेगी और समाजी राब्ता, तो फिर उसको बहाल रखने के लिए भी चाय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चाय के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छी मेज़बानी की अलामत भी समझा जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना 2 अरब लोग अपने दिन का आगाज़ चाय से करते हैं और पाकिस्तानी माशरे में तो चाय मेहमान नवाजी हो, बैठक हो, ताल्लुक़ की अलामत बन चुकी है। आज हम बात करेंगे चाय की अहमियत, उसकी सेहत पर असरात और बदलते हुए ग़िज़ाई रुझानात पर। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत नाज़िया बारी साहिबा। नाज़िया, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये चाय को दुनिया का मकबूल तरीन मशरूब क्यों समझा जाता है और इसके इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है? हालांकि लोग कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चाय जो है वो, माहिरीन कहते हैं कि नहीं पीनी चाहिए, इन्फ्लेमेशन का बायस बनती है और भी आपके स्टमक के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं होती। का सबसे पहले तो इनहांस इसलिए बढ़ रहा है, इतना ट्रेंड बढ़ रहा है क्योंकि चाय का हमारा कल्चर है, ये हमारी रूट्स में है, इससे हमारे कनेक्शंस बनते हैं, इट्स अ सोशल आल्सो, और ये एक हमारे कल्चर में आ गया, राइट? सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं है, ग्लोबली कल्चर में, स्पेशली हमारे साउथ एशियन और पाकिस्तानी कल्चर में कुछ ज्यादा है। और जहाँ तक आप बात करें कि इन्फ्लामेशन की होती है, तो इन्फ्लामेशन इज, देखिए हर चीज को यूज करने का एक तरीका होता, ठीक है? चाहे इटसेल्फ इन्फ्लामेशन नहीं करती, उसमें ये है कि आपकी बॉडी किस चीज को रिएक्ट करती है। इसके अलावा आप को मिल्क टॉलरेंस है या इंटॉलरेंस है, या आप ब्लैक टी ले रहे हैं, ब्लैक टी डिपेंड करता है उसके ऊपर। बाकी क्वेश्चन मैं भूल गई, कैन यू रिपीट? नाज़िया साहिबा, पहले तो आप कॉम्प्लीमेंट ले लें, यू आर लुकिंग सो ग्रेट, सो ब्यूटीफुल। मुकम्मल कर दें, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। आगे पीछे आप तो मुझसे अंधेरे में बात कराते हैं। नहीं, आप अंधेरे में भी बहुत प्यारी लगती हैं और आप रोशनी में भी उतनी ही चमक रही, उतनी ही खूबसूरत लग रही हैं और लग रहा है कि ग़िज़ाएं खाएं तो नजर आती है। अच्छी डाइट खाई हो तो नजर आती है। तो हम चाय के बारे में बहुत पीती चाय भी बहुत पीती हैं, तो चाय के नुकसानात जानना चाह रहे हैं कि इतना माहिरीन बताते हैं कि जी परहेज करें, चाय नहीं पीनी चाहिए, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि चाय की टाइप्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, ये चाय वो चाय, इस तरह का कहवा, ये कितनी ज़्यादा हार्मफुल है किसी भी इंसान के लिए? देखिए, चाय का सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज इटसेल्फ बुरी नहीं है, ठीक है? चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, चाय जो है वो आपको मेंटली काम भी करती है, रिलैक्स भी करती है। हाँ, ब्लैक टी जो है वो ज्यादा अच्छी है, और जो आप मिल्क के साथ लेते हैं, जो कल्चर टी है हमारी पाकिस्तानी टी जिसको हम बोलते हैं, वो भी अनहेल्दी नहीं है। आप देखें ब्लैक टी में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो जिन लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी होती है, अब वो लोग अगर चाय पियेंगे तो ऑफकोर्स फॉर देम इट्स नॉट गुड, राइट? क्योंकि इसमें आयरन की जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत नहीं लेकिन कम हो जाती है। अगर आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं, जब हम उसमें मिल्क ऐड करते हैं तो मिल्क के साथ इट्स प्रोटीन भी आता है उसमें, उसके अंदर B12 भी जाता है, उसके अंदर कैल्शियम भी जाता है, तो उसको वो अनहेल्दी नहीं करती, बट उसके एंटीऑक्सीडेंट जो वो कंपाउंड्स हैं उसको थोड़ा सा डाउन कर देती है। ये नहीं है कि अनहेल्दी है, यस इट्स नॉट हेल्दियर एज ब्लैक टी, बट इट इज ऑल्सो नॉट बैड। अच्छा नाज़िया, चाय आप कह रही हैं कि नुकसान नहीं देती है, ठीक है, मतलब अगर आप एतदाल के साथ उसे इस्तेमाल करें, लेकिन इस मामले पर भी बड़ी डिबेट है कि जो सेपरेट टी है हमारा, जो हम चाय बना रहे होते हैं पाकिस्तान में, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अगर इसे सेपरेट टी आप बना के पिए तो आप चाहे उसे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लें तो वो नुकसान नहीं देती बल्कि उसका फ़ायदा होता है। इज इट ट्रू?
नो इट्स नॉट ट्रू। देखिए आप ये है कि देखिए मॉडरेशन है, चाय इटसेल्फ बुरी नहीं है, मॉडरेशन में होगी। सही। अगर आप अच्छा। मिल्क के साथ ले रहे हैं तो उसमें आप एक्सेसिव मिल्क भी ना डालें, उसमें आप एक्सेसिव शुगर भी ना डालें। अगर आप दिन में 1 या 2 कप ओकेजनली ले रहे हैं तो दैट्स फाइन, आप उसको एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, अगर आप उसके अपोजिट बहुत ज्यादा अच्छी की तरफ जाना चाहते हैं तो दैट इज ब्लैक टी, ग्रीन टी, कैमोमाइल, हिबिस्कस टी, फंक्शनल ड्रिंक्स, दीस कम्स। लेकिन क्योंकि चाय जो है हमारी सबसे ज्यादा ग्लोबली पानी के बाद एक सबसे मोस्ट बेवरेज है जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि नुकसान देती है, इसको आप ये कह सकते हैं इट इज नॉट एज मच हेल्दी एज द ब्लैक टी एंड ऑल, राइट? सही। अच्छा, इसको ऐसे कैसे रिलेट किया जा सकता है जिस्मानी ताजगी के लिए, कि जहनी सुकून के लिए भी और मेंटली फ्रेश होने के लिए भी आप चाय पीते हैं, इसका कितना करेक्ट है ये सोच? जी जी, आपको मैं मेंटली रिलैक्स लग रही हूँ? वाह वाह वाह, द चाय लवर। अच्छा। क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपको ये काम डाउन करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो आप हर चीज को जस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो गूगल और जो जितनी भी चीजें हैं इस पे रिसर्च नहीं होती है, जस्ट दे से लाइक दैट। तो इसमें जब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो आपके मेंटल को रिलैक्स करते हैं, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नाजिया, आपने सारा क्रेडिट अपनी फ्रेशनेस का आपने चाय को दे दिया। मेरा ख्याल है 9 घंटे की नींद जो है ना वो किसी नुक्कड़ में खड़े होके आपको गुस्से से देख रही होगी। वो मैं अपनी मेहनत को दिया, अपनी न्यूट्रिशन। और पीछे जितने भी लोग हैं ना वो सारी ये बात सुनकर चाय पीना शुरू कर दें। अब ये ना हो कि सारे कल किसी को नुकसान हो और उनको इंटॉलरेंस हो और उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो दे विल कम टू मी कि तुमने बोला था। इट्स नॉट लाइक दैट। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है आयरन की, या आपको एनीमिया तो नहीं है, या आप क्यों क्या कहते हैं। अच्छा, दिल की सेहत के लिए अगर हम देखें, चाय दिल की सेहत और खून की गर्दिश पर कितना असर डालती है? क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है। इसके अलावा जो है अगर आप ब्लैक टी लेते हैं तो उसके लिए कार्डियोवैस्कुलर के लिए बहुत अच्छी होती है, जब ब्लड और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल ठीक करती है, तो वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ पे जाता है, तो इस तरह वो हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती है। सही, जबरदस्त। अच्छा, चाय को अगर हम देखें तो कैफीन के हवाले से आलमी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड की तिब्बी गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं इस पर? देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की टीबी गाइडलाइन भी यही कहती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर एक ह्यूमन बीइंग है उसको, हाँ, ब्लैक टी इज वेरी गुड बट द मिल्क टी इज आल्सो नॉट अनहेल्दी। अच्छा, सर्दी गर्मी का भी बता दें नाजिया। में कुछ लोग कहते हैं कि जनाब हम गर्मियों में 1 कप पे आ जाते हैं, सर्दियों में जरा 3-4 हो जाते हैं हमारे। देखिए 3-4 क्योंकि सर्दियां ऐसे, और सर्दियों में कुछ लोगों का ये मिसकॉन्सेप्ट है कि डिहाइड्रेशन करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 1 या 2 कप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करती, स्पेशली इन विंटर्स, राइट? तो आपको जो है, और गर्मियों में तो आपको वैसे ही इतनी स्वेटिंग हो रही होती है कि आप डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं, तो उसका, हाँ ठीक है, आप इतनी हॉट बेवरेजेस ना लें, लेकिन क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके स्वेटिंग में आपका पानी और सॉल्ट जा रहा होता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि शायद चाय की वजह से जो है हमारी बॉडी डिहाइड्रेट कर रही है। तो देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन आपकी अंडरस्टैंडिंग में, राइट? क्योंकि लाइफ गुजारने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक तरीका है कंसिस्टेंसी और दूसरा तरीका है कि आप उसको मॉडरेशन में लेके चले। दैट्स ऑल। सही, तो एतदाल में हर चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाजिया साहिबा आपके वक्त का। और चाय लवर्स के लिए जी अच्छी बात यह है कि चाय आप पी सकते हैं, एतदाल में ज़्यादा ना पिएं। और चाय पे उज़ैर मुझे एक शेर भी याद आ रहा है जी। मैंने कहा जाते जाते आपको चाय पे शेर सुना के जाओ। जरूर सुनाएं। कल्ला चादा कप ना होवे, गपशप होवे खप ना होवे, सातों नेड़े बैठा होया बंदा होवे सप ना होवे। इसी शेर के साथ जनाब बढ़ते हैं। मेरी टीम ने मुझे कट करना ही भूल गए। मैंने कहा मैंने इतना अच्छा शेर मैंने कहा मैं दोबारा सुना देती हूँ। कल्ला चादा कप ना होवे, गपशप होवे खप ना होवे, सातों नेड़े बैठा होया बंदा होवे सप ना होवे। वाह वाह वाह। यानी माम ये कहना चाह रही हैं बी अ वॉइस नोट एन एको। यस। तो जनाब इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहता इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।